I welcome you to this important session. Why is this session particularly important? Because the UPSC notification was out on 22nd of January. तो इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. So as far as I can say, I would like to congratulate all of you first of all. Why am I congratulating all of you? क्योंकि जैसा मतलब देश में हालात है कि नोटिफिकेशन टाइम पे आ नहीं रही है, तो हम जो एग्जाम देना चाहते हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम पे आ रही है एंड द फॉर्म फिलिंग हैज स्टार्टेड. उसकी पूरी डेट्स, पूरी डिटेल्स, क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा व्हेन वी विल लुक एट इट इन अ बिट ऑफ डिटेल. बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ चेंजेस मेजर हैं, कुछ चेंजेस इस स्टेज में है, कुछ नेक्स्ट स्टेज में है, तो बहुत सारे डाउट्स हैं. उन डाउट्स को क्लियर करेंगे. इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आफ्टर ऑल ऑफ दिस, इफ देयर इज स्टिल सर्टेन डाउट, तो मैं गूगल फॉर्म आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिटेल में दे रहा हूँ. डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाओ, अपना डिटेल अपना डाउट लिखो एंड आई विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जो भी डाउट्स हैं सब हम ले लेंगे, या तो आपको मेल पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा या तो हम नेक्स्ट सेशन में आके ले लेंगे. सारे डाउट्स एड्रेस करके जाएंगे. नो नीड टू वरी एट ऑल. क्लियर है? I hope you get accustomed to this particular thing. मुझे तो टाइम लग रहा है. So if I make some mistakes, kindly forgive me for that. थोड़ा क्या बोलते हैं उसको नर्म निगाह रखिएगा. So that's it. Let's begin the session. So this is the notification. It was out on 22nd and it is clearly written here. The last date for the receipt of online application is 11th February 2025. This is very clearly written here. And this is the first most important thing. 11th February ही आपकी date है for everything. This should be understood by everybody. लास्ट डे तक वेट मत करिएगा. अभी जैसे आपको आज समझ में आ जाए, अगर कोई डाउट नहीं बचता है तो फॉर्म फिल कर दीजिए. अगर कोई डाउट बचता है मान लीजिए, तो फॉर्म जो मैंने बोला गूगल फॉर्म में डालिए. हम आपको एज सुन एज पॉसिबल रीच आउट करेंगे. इवन इफ आपके डाउट्स आज ही मुझे मिल जाएंगे, कल सुबह तक मिल जाएंगे, तो मैं कल शाम में आके वापस से एक वीडियो आपको दे दूंगा. विल रिकॉर्ड ऑन द वीडियो एंड वी विल क्लियर ऑल द डाउट्स. गुड टू गो. ठीक है, चलिए. सो लेट अस फटाफट से देखते हैं क्या क्या चीजें हैं. सो इफ यू स्टार्ट बाय दिस, तो ये बेसिक कुछ चीजें दे रखी हैं कि भाई आप फॉर्म भरोगे तो प्रोविजनल ही है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब मान ही लिया कि आपको एडमिट करते हैं. बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने चाहिए. दैट इज वन सिंगल थिंग. नाउ फॉर्म फिल करने के लिए हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है, वो अभी हम आपको जाके दिखाएंगे. मैं पूरी डिटेल आपको नहीं देता हूँ. लेट मी वेरी quickly give you certain things that are important. For example, this particular point is very important. In case the candidate wants to effect any changes in the OTR profile, it shall be allowed only once in the lifetime after registration at the OTR platform. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो एक OTR करके यूपीएससी ने निकाल दिया. उस OTR में अगर आपको कुछ भी एक बार भरने के बाद चेंज करना है तो वो पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार अलाउड होगा. तो अपना OTR बहुत ही ज्यादा ध्यान से भरना है. इसीलिए बोल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है. डोंट हैव टू हरी. This is absolutely important. Okay, don't have to hurry. This particular point is absolutely important, that it will only be allowed once in your lifetime. Okay, the change in OTR profile data shall be available till expiry of 7 days from the next day after the closure of application window of the first final application for any examination of the commission. आप अगर सबसे पहली बार आज OTR कर रहे हैं तो इस OTR को यूज करके अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स का फॉर्म भर रहे हैं, तो प्रीलिम्स के फॉर्म की क्लोजर के एक हफ्ते बाद तक ही आप OTR में चेंजेस कर सकते हैं. उसके बाद नहीं कर पाएंगे. दिस इज एब्सोल्युटली क्लियरली रिटन हियर. In the case the candidate after registration applies for the first time in the examination, the last date of the modification of OTR profile would be 18 February. 18 February क्यों? क्योंकि फॉर्म बंद हो रहे हैं 11 फरवरी को. यहाँ पे क्या लिख दिया? 18 फरवरी. बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर. ये तब है सिर्फ जब अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, फर्स्ट टाइम, ओनली फर्स्ट टाइम वालों के लिए. तो लास्ट बार कर चुके हैं, कोई बार देखना. मुझे लग नहीं रहा है कि वो OTR वगैरह में चेंजेस करने देंगे. और अगर OTR आपने भर दिया है और अभी चेंज करना है तो एक ही बार मिलेगा ऑप्शन. तो उसको बहुत क्लियरली देख लेना कि आप क्या चेंज करना चाहते हो. ऐसे भरो कि चेंज करना ही ना पड़े यार. राइट, लेट्स मूव अहेड. ये वही है कि अगर देखो, अदर देन दी OTR प्रोफाइल, अगर OTR प्रोफाइल के अलावा, OTR प्रोफाइल क्या होती है वो दिखाऊंगा अभी. अगर OTR प्रोफाइल के अलावा कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो उसका जो टाइम आपको मिलेगा दैट विल बी फ्रॉम 12, मतलब जिस दिन फॉर्म बंद हो रहा है उसके नेक्स्ट डे से लेके 18 तक, एक वीक, 7 डेज, फ्रॉम 12 to 18. OTR के अलावा मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फ्रीज हो जाएगा. जो आपने भर दिया, जो आपने डाल दिया, वही मान्य होगा. क्लियर. दीज आर सम इंपॉर्टेंट डेट्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू. इसके आगे कुछ वही बेसिक की चीजें हैं. DL, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब चीजें लगती हैं. आपके पास कम से कम एक कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए. लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 11 फरवरी का 6 PM है, बट आप मान के चलो कि आपके लिए उससे पहले ही है ना, उससे पहले का मान के चलो आप.
देन एडमिट कार्ड आपको ई मिलेगा जब भी आएगा, और पोस्ट से नहीं आएगा। बच्चे बार बार बोलते रहते हैं एडमिट कार्ड कब आएगा कब आएगा, जब एडमिट कार्ड आना होता है यूपीएससी क्लियरली लिख के देता है नोटिफिकेशन में एडमिट कार्ड कब आएगा। Eligible candidates shall be issued an e-admit card on the last working day of the preceding week of the date of examination. जिस हफ्ते एग्जामिनेशन होना है उससे पिछले हफ्ते, उसके पहले हफ्ते के लास्ट वर्किंग डे को आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। तो अगर कोई प्रेडिक्ट भी कर रहा है कि एडमिट कार्ड कब आएगा तो वो यहीं से कर रहा है, ठीक है, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, रॉन्ग आंसर्स वगैरह की पेनल्टी उतनी ही है, कोई मेजर चेंज इसमें है नहीं। अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ इशू आता है तो आप 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा से अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हम आपको तभी बताएंगे जब पेपर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मोबाइल फोन बैंड है, फोटोग्राफ, या दिस इज इंपॉर्टेंट, द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 22 तारीख को स्टार्ट हो गया, यानी कि 12 जनवरी से लेके जिस दिन तक आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक के बीच का ही फोटोग्राफ होना चाहिए। बहुत क्लियरली सिंपली बता देता हूँ कि फोटोग्राफ होता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल एक जो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप बनवाओगे वो, उसमें नीचे यहाँ पे आपको अपनी डेट ऐड करवानी है फोटोग्राफ की, अपना नाम और डेट, नेम और डेट ऐड करवा दीजिएगा फोटोग्राफ पे। ये स्टैंडर्ड होता है, हर जगह चलता है, क्योंकि ऐसी बहुत डिटेल में देता नहीं है ये। देखो हाँ दिया भी है, इस बार तो दे दिया, द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन आर क्लियरली मेंशन्ड इन द फोटोग्राफ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें यूपीएससी एक चीज डाल देता है कि हर स्टेज में आपकी अपीयरेंस सेम रहनी चाहिए। अब कुछ बच्चे मान लीजिए अभी बोल्ड हुए हैं या फिर कुछ भी ऐसा है, बाल हुए कुछ भी ऐसा है, तो डोंट वरी, है ना, उतना नहीं है कि आपको मेंस दोबारा से पूरे बाल कटा के देने जाना पड़ेगा, वो सब नहीं होता है। डोंट वरी अबाउट इट, लिखने के लिए लिख देते हैं, है ना, वैसे नहीं करना है कि भाई जैसे ये लिखा है, इफ अ कैंडिडेट अपलोड्स अ bearded photograph he must appear with the same look in the preliminary mains and interview test। तो इस चक्कर में लास्ट टाइम बहुत लोगों ने शेयर किया था, कई लोगों ने तो अच्छा है क्योंकि इंटरव्यू पैनल के सामने वही फोटो जाएगी, जो फोटो आप आज इस पर्टिकुलर फॉर्म में लगाओगे द सेम फोटो विल गो इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू पैनल आल्सो। तो प्लीज दिस इज इंपॉर्टेंट, कर लो ठीक से, है ना, चलो ठीक से बनके अच्छे क्या बोलते हो सोना प्यारा सा अच्छे बनके एक फोटो खिंचा लो। 75% स्पेस में आपका फेस आना चाहिए, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑन द फोटोग्राफ वाज टेकन, इस तरीके से आप करोगे। अब कोई भी फोटो खिंचाओगे उस पर ये करा लेना, उसी फोटो को यूज करना, अभी भी वो यूज होगी मेंस के टाइम पे भी, इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम पे दोबारा फोटो खिंचवाते हैं हालांकि ये लोग, ठीक है, कोई बात नहीं। देन वेन्यू पे आधा घंटा पहले पहुंचो, ये सब चीजें तो ठीक है चलती रहती हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू शो यू, हालांकि ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा नहीं आप लोगों के लिए। तो बेसिकली पहले क्या होता था, यूपीएससी में एक सर्विस हुआ करती थी लास्ट ईयर तक जिसका नाम था इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ऑफ ग्रुप ए, ठीक है। इस बार उसको तोड़ के 3 हिस्सों में कर दिया गया है। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14। इसको ध्यान से देखो, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ट्रैफिक, पर्सोनल, अकाउंट्स, ये 3 हिस्सों में इसको तोड़ दिया गया है एक सर्विस को। इसीलिए जो नंबर ऑफ सर्विसेज है वो इस बार इंक्रीज होके आपकी 23 हो गई है। लास्ट ईयर तक ये 21 होती थी, तो एक की जगह 3 कर दी, तो 20 + 3 23। बात समझ में आ गई। सर्विस प्रेफरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा की कुछ डिटेल्स इस बार हैं जो चेंजेस हुए हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा, अभी चिंता करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लेट्स लुक एट दैट, आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है हमारे लिए, 979 वैकेंसीज है इस बार, इसमें पीडब्ल्यूडी की कितनी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या है वो सब दे रखा है, दैट यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट, है ना। जो बेसिक हर बार होता है वही है, कुछ नया चेंज नहीं हुआ है, किसी का अटेम्प्ट नहीं बढ़े हैं, किसी का अटेम्प्ट कम नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ है। 979 वैकेंसीज हैं, तो दिस इज लेसर देन द लास्ट ईयर, है ना। हर बार अभी 1000 के ऊपर आ रही थी, इस बार कुछ कम है, तो हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ओके। मतलब मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि फॉर्म जिस दिन आ जाता है उस दिन सीरियस एस्पिरेंट का दिल थोड़ा सा तेज धड़कने लगता है, तो या इट इज बिकॉज ऑफ दिस, है ना। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमें एक ही सीट चाहिए, तो उसी के लिए मेहनत करनी है ना। हमें क्या करना है इसका 979 का, लेकिन अगर वैकेंसी थोड़ी सी कम है इसका मतलब कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ सकता है, ये है ही हकीकत है, हर बार होता है। तो प्लीज वी विल पे मोर अटेंशन दिस टाइम, वी विल वर्क हार्डर, एक भी स्टोन अनटर्न्ड छोड़ेंगे नहीं, प्लीज, दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ओके ना। ये समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं है, कोई रिजर्वेशन वगैरह की जो बेसिक बातें बताते हैं, SC ST OBC WS वो सब बता रखा है, PWD वगैरह का, दैट इज अ सिंपल थिंग। फिर यहाँ पे भी अगेन ये एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो ये बताती है कि अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है बट खुदा ना खासा आप रिकमेंड नहीं होते, मतलब फाइनल लिस्ट में नहीं आते, तो आपका जो डेटा वगैरह है वो गवर्नमेंट बाकी लोगों को भी अवेलेबल कराएगी। Information of candidates who appeared in the final stage but not recommended will be made accessible to any registered private company, public sector undertaking, statutory autonomous organization of the government of India on the dedicated portal of the website of the commission to identify suitable candidates in line of the requirement of that particular company। क्या मतलब है इस बात का,
आपसे एक टिक मार्क लगवाते हैं लोग जब आप ड्राफ्ट 2 भरते हो। उसमें होता है कि आपको अपना जो डेटा है वो आपको किसी कंपनी, गवर्नमेंट की किसी अंडरटेकिंग के साथ शेयर करना है क्या, क्यों शेयर करते हैं, ताकि हमें अगर वहां पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसके लिए कॉल आ सके। तो वही है ना। और इस बार ये थोड़ा बायोडेटा टाइप का शेयर करना है। ये लिखा है देखो, शॉर्ट बायोडेटा ऑफ द कैंडिडेट विद देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स इंक्लूडिंग देयर परसेंटाइल, है ना, नॉट एब्सोल्यूट और परसेंटेज मार्क्स, परसेंटाइल एटसेट्रा विल आल्सो बी मेड एक्सेसिबल ऑन दिस डेडिकेटेड पोर्टल। प्लीज समझो इस बात को, ये डेटा आपका शेयर किया जाएगा एंड दैट्स ओके, है ना, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपकी अलग अलग कंपनी से कॉल्स ही आएंगी, तो दैट्स अ गुड थिंग ओनली, है ना, इसमें कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है। दिस लिस्ट विल बी मेड अवेलेबल आफ्टर द रिजर्व लिस्ट इज यूटिलाइज्ड और एग्जॉस्टेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो क्या होता है समझो, सबसे पहले एक फाइनल लिस्ट आती है जिसमें रिजल्ट आता है, उसके बाद आती है एक रिजर्व लिस्ट उन बच्चों के लिए जिनका जैसे मान लो फाइनल लिस्ट में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप कर जाते हैं, है ना, मान लो एक आईपीएस था, उसने दोबारा पेपर दिया आईएएस बनने के लिए लेकिन बना नहीं, आईपीएस ही रह गया, तो वो दोबारा सर्विस नहीं लेता, उसकी पोजीशन वेकेंट हो जाती है। तो ऐसी कुछ पोजीशन वेकेंट होती हैं, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, ये सब मिलकर रिजर्व लिस्ट बनती है। रिजर्व लिस्ट के बाद एक तीसरी लिस्ट आती है, वो है आपकी ये पब्लिक डिस्क्लोजर लिस्ट, ये ऑफ नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट। इसमें वो डिटेल्स वगैरह आएंगे, वो फर्निश कर दी जाएंगे टू द कंपनीज एंड ऑल। और यही मैंने आपसे जो अभी बोला वही है ये, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गिव देयर कंसेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू व्हाइल डाउनलोडिंग द ई समन लेटर। ई समन का मतलब क्या होता है, एडमिट कार्ड ऑफ इंटरव्यू फ्रॉम द कमीशन वेबसाइट फॉर द इंटरव्यू। कैंडिडेट में ऑप्ट आउट, वेरी इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट ऑप्ट आउट कर सकते हैं उस चीज से, है ना, कि हमें अपनी डिटेल नहीं देनी है पब्लिक में। और ये मतलब ये सब ऐसे इंटरव्यू के टाइम पे इंपॉर्टेंट होगा, तभी सिखाऊंगा, इंटरव्यू को लेके आ जाओ फटाफट, ठीक है। तो उसके बाद ये सब चीज समझा दूंगा मैं, क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है, विल डू दैट, ओके डन। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वो है कि किस पर्टिकुलर सर्विस के लिए कौन सी मतलब कितना फिजिकली फिट आपको होना चाहिए, अगर कोई पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज है तो ऑल ऑफ दैट इज गिवन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो सब गिवन है। आई डोंट थिंक यू नीड टू रीड मच इनटू इट, तो ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है आपको। देन ऊपर जो मतलब यूज़ की है इन्होंने स्पेशल एबिलिटीज या डिसेबिलिटीज, उनके रिगार्डिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। ये प्रीलिमिनरी एग्जाम के सेंटर हैं आपके, अपने सेंटर देख लीजिएगा। आई डोंट थिंक कोई भी सेंटर चेंज हुआ है, लास्ट तक भी इतने सेंटर होते थे, 80 सेंटर होते हैं देश में, 80 होंगे इस बार भी, हाँ 80 ही है, आई गेस 80 थे लास्ट ईयर एज फार एज आई कैन रिमेंबर। तो ऑल ऑफ दिस इज गिवन, है ना, तो आप देख लीजिएगा। और ये जनरली वही फर्स्ट टर्म फर्स्ट सर्व पे भरे जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं भरते हैं, ठीक है, बिल्कुल 10-10 15-15 दिन बाद तक भी खुले रहते हैं जनरली सेंटर्स, लेकिन बहुत डिले नहीं करना है। फॉर्म समझ में आ गया तो भर देना है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। बिना समझ में आए कोई डाउट बचा है अगर, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, भले ही मान लो थोड़ी दूर जाके पेपर देना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्म समझ आ गया तो भी देर नहीं करनी है, तो डेफिनेटली भर ही देना है। क्लियर, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर विद एवरीबॉडी। मेंस एग्जामिनेशन के ये सेंटर है, ये भी आपको चूज करने होते हैं अभी के लिए, तो अपना देख लेना कौन सा सेंटर सबसे पास पड़ रहा है, तो उसको चूज कर लेना, डिपेंडिंग अपॉन इफ यू वांट टू कम टू दिल्ली एंड प्रिपेयर, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई चाहता है करना तो दिल्ली भरना है, नहीं तो बाकी भरना है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट। क्लियर है बात। देन चाहता है कमीशन की वुमेन कैंडिडेट्स का जेंडर बैलेंस हो, तो वुमेन कैंडिडेट शुड आल्सो अप्लाई। यस, हम भी चाहते हैं जेंडर बैलेंस हो, तो शुड अप्लाई डेफिनेटली। देन ये है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट सर्व, मैं कह रहा था सेंटर्स इसी बेसिस पे भरे जाते हैं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्म समझ में आ जाए, इस वीडियो के बाद कोई डाउट नहीं बचे तो जाओ भर दो तसल्ली से, शांति से, किसी वेरीफाई करके, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये वही है कि हम अपना खुद सेंटर चेंज कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन ये वही है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, कुछ मेजर चेंज है नहीं इसमें, ऑल ऑफ दिस इज सिमिलर। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पे जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, V2। The commission shall provide a window of 10 days after the declaration of the result of the civil service preliminary examination for taking card and preferences for the qualified candidates. Beautiful. पता नहीं क्यों कर रहा है कमीशन, बट अच्छी चीज है एक, कि सबको समझ में आएगा, जो भी बच्चा प्रीलिम्स क्लियर करेगा उसको अब हम इंटरव्यू के टाइम पे नहीं, मेंस के टाइम पे ही ये बताएंगे कि कार्ड और प्रेफरेंसेस क्या देनी होती है। ठीक है, कार्ड और प्रेफरेंस मतलब समझते हो, जितने भी देश में स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको गवर्नमेंट इस तरीके से क्लब करती है कि जैसे मान लो दिल्ली, है ना, और साथ साथ में कुछ यूनियन टेरिटरीज जैसे अंडमान निकोबार वगैरह, ये सब क्लब होके आ जाती है एक पर्टिकुलर एगमोट कार्डर में। ऐसे ही हर जो मेजर स्टेट है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सबका अपना एक खुद का कार्डर होता है। तो कार्डर को लूजली ट्रांसलेट करूंगा तो स्टेट, आपके स्टेट में सर्व करना चाहते हो, उसकी प्रेफरेंस, उसकी जोन, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्राफ्ट बन के आता है, उसमें भरनी होती है, लेकिन इस बार वो पहले ही हो रहा है।
जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, उसके 10 दिन के अंदर अंदर कार्डर प्रेफरेंस देनी होगी। 200 रुपये भी देने होंगे, पर कार्डर प्रेफरेंस देनी होगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 200 रुपये तो दे देंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये तभी सिखाऊंगा, अभी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी यूज है, पूरी लिस्ट बना के दूंगा। एक सेशन मैंने अभी लिया था, रिसेंटली लिया था लास्ट मंथ, अपने 500 से 500 जो हमारे इंटरव्यू अपेयरिंग कैंडिडेट्स उनके साथ एक सेशन किया था, तो दोबारा पढ़ा देंगे आपको। ये पढ़ाएंगे कब? जून में। ठीक है, लेकिन ये एक मोटिवेशन होना चाहिए, क्या प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, कार्ड भरेंगे, राइट? गॉट इट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कमीशन शैल आल्सो प्रोवाइड अ विंडो 15 days from the declaration of the result of written part of the mains examination to candidates qualified for personality test. The candidate as per note 1 below, ये देखेंगे अभी, shall be required to update their education qualification status and to produce or upload the proof of the passing of requisite qualified examination at the specified module portal, failing which such candidates will not be allowed to apply the personality test as this whole candidature will be liable to be cancelled. तो क्या मतलब है, जब मेंस क्लियर हो जाएगा तो 15 दिन की विंडो मिलेगी, उसमें अगर अभी आपके पास डिग्री नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डाउट पूछते हैं सर अभी डिग्री नहीं है, फॉर्म भर देंगे, आप भर सकते हो। कब तक का टाइम मिलेगा? यहाँ तक का 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट। इसके 15 दिन के बाद तक का टाइम मिलेगा। उस 15 दिन में यू कैन सबमिट योर डिग्री टू द पोर्टल, टू द कमीशन। बात समझ में? कोई एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिया, किसी मास्टर्स वास्टर्स कर लिया, करने लगा है, वो सब भी भर सकते हो तब पर्टिकुलर टाइम पे। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है? अब ये डाउट किसी को नहीं बचना चाहिए, सर बीटेक हो गई है, डिग्री नहीं है, क्या करूं? डिग्री अरेंज कर लेना, अभी फॉर्म भर दो, डिग्री अरेंज कर लेना दिसंबर तक, नवंबर एंड तक। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा इस बार मेंस का, तो नवंबर एंड से पहले पहले नवंबर अक्टूबर एंड मान के चलो अपनी डिग्री अरेंज कर लेना। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे, नहीं तो ये वर्ड अच्छा नहीं लगता देखने में। ठीक है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, फिर ये वही सब है यार कि परसेंटेज जब देने जाओगे तो अपना एड्रेस वेड्रेस चेंज कर सकते हो, कुछ कुछ चीजें चेंज कर सकते हो। ऑल्सो प्लीज लिसन टू दिस, all the qualified candidates for the personality test shall also be provided an option to update permanent address, higher education qualification, achievement in different fields, employment detail of service preference, detail of the service allocated on the basis of earlier or previous 6 months of examination, and service and cadre preferences for the current examination. The detail updated in this window will be treated as final and no request for any change in these fields achieved through any other mode will be entertained. क्या मतलब है? इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चों की सारी परेशानी दूर कर दी कमीशन ने इस एक लाइन से। जय हो। दिस नोट इज सुपर इंपॉर्टेंट। व्हाई? कमीशन कह रहा है कि सुनो यार, चिंता मत करो, अगर कुछ इशू रह भी जाता है ना, बहुत बच्चे होंगे यार प्रीलिम्स के बाद, सब तो अच्छा यूपीएससी को जानते नहीं है, अभी तो नहीं जानता है, तो सबको तो नहीं पता चलेगा बेस्ट कार्डर प्रेफरेंस, बेस्ट सर्विस प्रेफरेंस कैसे भरता है। तो मान लो थोड़े टाइम बाद कोई बच्चा जानेगा, अब वो बोलेगा सर चेंज करना है, क्या करूं? तो तब भी कमीशन आपको ये मौका देगा, इन दिस पीरियड ऑल कैंडिडेट जो पर्सनैलिटी टेस्ट की क्वालिफाई करते हैं, पर्सनल टेस्ट के लिए इंटरव्यू कॉल जिनको आती है, उन सबको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना एड्रेस, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपनी अचीवमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी इजी लग रही है ये, अभी दिखाऊंगा इसमें कितना मगजमारी करनी पड़ती है। सिर्फ इस चीज के एक हफ्ता देता है बच्चा टैब भरते टाइम, सिर्फ इस चीज के लिए। इस पे पूरे लेक्चर्स होंगे मेरे, एक एक बच्चे की बैठ के भरवाई जाती है ये 400 400 500 500 लोगों की। अरे रुक जा भाई, तो यार पहली बार चला रहा हूँ, पता नहीं मुझे कैसे चलाता। ठीक है, डिटेल ऑफ द सर्विस एलोकेटेड, अगर पहले से आप सर्विस में हो, कार्डर प्रेफरेंस है ना, कोई भी चीज फॉर द करंट एग्जामिनेशन, ये सब चीजें आप बाद में चेंज कर पाओगे, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से फॉर्म को भरो, ये सब चेंज करने के मौके बाद में मिलेंगे। इस चीज को लेकर पैनिक नहीं करना है, दिस इज वेरी क्लियरली गिवन बाय द कमीशन। आई डोंट नो मार्केट में कितना एकदम से ऐसे हो गया कि अरे अभी सर्विस मांग ली, अभी अचीवमेंट मांग ली, कुछ नहीं है, सब चेंज करने का मौका मिलेगा। समझ में आ गई बात? शांति से पढ़ो। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये बाकी दे रखा है, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी इंडिकेट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस ओनली फॉर दोस सर्विसेज व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड फॉर व्हिच कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड टू बी एलोकेटेड टू इन केस ऑफ इवेंचुअल सिलेक्शन। आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी है, जो भी आप सर्विस चाहते हो। अगर रिकमेंडेशन हो जाती है तो कैंडिडेट उन्हीं सर्विसेज के लिए आपको चेक किया जाएगा, बाकी के लिए नहीं किया जाएगा। इन केस प्रेफरेंस फॉर नन ऑफ द सर्विसेज इंडिकेटेड, द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सर्विस एलोकेशन। ऐसा तो बेवकूफ पता नहीं है, सब अपनी सर्विस प्रेफरेंस देते ही है। मतलब इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सर्विस चाहिए, तो फिर है ना, फिर मैं आईएएस वाला बाबा बनूंगा। खैर, कैंडिडेट ये वही सब है यार, आईएएस आईपीएस वही सब चीजें हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, इसे हम बाद में बता देंगे।
इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए ये। फिर नो चेंज इन प्रेफरेंस ऑफ सर्विस एंड कार्ड वन सबमिटेड विल बी परमिटेड, ये सब दे ही रखा है ना। जब आपने एक बार उसके लिए भर दिया तो आपको दोबारा चेंजेस करने के मौके नहीं मिलेंगे। कार्डर के साथ साथ में IS/IPS क्यों लिखा है? क्योंकि IS और IPS से एक कार्डर होता है बस, और किसी का कार्डर होता नहीं है। इन सारी 23 सर्विसेज में से किसी का नहीं होता, वही का होता है। ठीक है, क्लियर। तो इंटरव्यू टाइम पे जब आप भर दोगे दोबारा चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे आपको मेंस के टाइम पे सिखाऊंगा, वरना डोंट वरी, और इंटरव्यू के टाइम पे दोबारा सिखाऊंगा। ओके, अमाउंट ऑफ टाइम टू मेक मिस्टेक्स एंड करेक्ट दोस। क्लियर हो गई बात? बाकी ये सब दे रखा है यार, आप किस किस सर्विस के लिए आपको क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप भारत देश के नागरिक होने चाहिए, आपकी क्या एज होनी चाहिए, है ना, कितना रिलैक्सेशन मिलता है SCs को, STs को, OBCs को, सब दे रखा है यहाँ पे, है ना। अगर कोई शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर रहा है पहले तो क्या होता है, और दैट इज गिवन, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस इन अ लॉट ऑफ डिटेल। इसके बाद वही है सब एज रिलैक्सेशन वगैरह के पॉइंट्स हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी किसी सर्टिफिकेट पे होनी चाहिए, है ना, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th के जनरली 10th वाले पे होती है, तो वही दे रखा है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन, ये आपकी मानी जाएगी, और नथिंग मोर देन दैट इज गिवन। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है आपकी, नॉर्मल ग्रेजुएट डिग्री, बस दैट, नथिंग एल्स। और यहाँ पे तो कुछ चेंज है नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ओनली वैलिड प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट इज डिग्री या फाइनल मार्कशीट या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट are normally issued to the candidate by the competent authority after the formal declaration of result by the university. Proof of completion of internship is required, अगर ये कुछ कर रखा है equivalent degree। तो मतलब देखो ये सब चीजें चल जाती हैं, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि सर अगर नहीं मिली डिग्री या फिर, तो ठीक है, आप इतनी चिंता मत करो। अगर आपके प्रिपेयर्ड है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी डिग्री अगले 6 महीने में भी आपके पास आ जाएगी, भर दो फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 एग्जाम देख लेंगे, बाकी बोलेंगे कमीशन को कुछ तो करेगा, तो हाँ हो जाएगा, उससे इतनी चिंता करने की बात नहीं है। ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वगैरह दे रखे हैं, ये वही है 6 अटेम्प्ट, और बाकी आप देख सकते हो ये नंबर। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इस बार नंबर ऑफ अटेम्प्ट 9 कर दिए क्या, नहीं, तो 9 पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, तो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और ये बहुत सिंपल सी चीज है, बच्चे हर साल पूछते हैं, मैं हर साल समझाता हूँ। फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, प्रीलिम्स के पेपर पे जाके नहीं बैठते तब तक अटेम्प्ट काउंट, जब जाके बैठते हो तो अटेम्प्ट काउंट होता है। ठीक है, किसी भी एक पेपर में, समझो बात को, इफ अ कैंडिडेट एक्चुअली अपीयर्स इन एनी वन पेपर इट विल बी डीम्ड टू हैव मेड एन अटेम्प्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? किसी भी पेपर में आपने किया तो आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। देन आई गेस दैट्स इट, इतना ही था और कुछ है नहीं। बाकी में छोटी छोटी चीजें आप देख लेना, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर आपको ऑलरेडी IAS मिला तब दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमारे सर पे सीन भी नहीं है। अगर IAS मिला तो हम दोबारा अप्लाई क्यों करेंगे, जाके जॉब ही कर लेंगे। फीस कितनी भरनी है, 100 रुपये वटेवर, जैसे देख लेना आप एक बार, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। बस आई गेस इतना ही था और कुछ है नहीं। और लेट मी जस्ट चेक, अगर कुछ और भी बचता है तो एक बार मैं बताता हूँ आपको। एक ये वाला पॉइंट है इसको जो देखा जा सकता है, विच इज नोट 5, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 will be required to indicate information such as detail of the main center, ना फॉरेस्ट का मेन देना है तो उसका सेंटर भी, और सिविल सर्विस का मेन देना है तो उसका सेंटर, ऑप्शन क्या दे रहे हो, मीडियम क्या होगा मेंस का, मीडियम क्या होगा ऑप्शनल का, और उसी पेपर कौन सा आपको देना है, मतलब लैंग्वेज पेपर कौन सा देना है, ये सब आपको अभी भरना है, प्रीलिम्स के टाइम पे भरना है। ठीक है, तो क्लियर रहेगा अपने दिमाग में कि कहाँ देना चाहते हो मेंस का पेपर, ये सब चीजें कहाँ देना चाहते हो, एकदम क्लियर होकर देगा। ठीक है, अपने क्लोजेस्ट लो, मेरी तो एडवाइस यही रहती है। वो पूरा वो चलता है गैंग जो बोलते हैं नहीं मेल दिल्ली से देना चाहिए, कुछ नहीं है ऐसा, ऐसे भी तो चलेगा, अपने क्लोजेस्ट से लो। ठीक है, गॉट इट, बस इतना ही है। बाकी हमने पूरी नोटिफिकेशन देखी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आपने अगर कभी किसी को ब्लैकमेल किया तो अच्छी बात है, कमीशन आपको नहीं करेगा, ब्लैकमेल मत करना किसी को भी। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, और डन, दिस इज डन, दिस इज सॉर्टेड। नाउ लेट्स मूव टू द एक्चुअल पोर्टल। ओके, I'll show the actual portal now. This is the actual portal. I hope this is visible to everybody. Yeah. UPSConline.gov.in, ये आपके पोर्टल का नाम है। इसमें आप आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे OTR फॉर एग्जामिनेशन ऑफ UPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपके लिए OTR खुल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो, पहली बार OTR बना रहे हो, तो आपको यहाँ से बनाना है न्यू रजिस्ट्रेशन से, है ना। न्यू रजिस्ट्रेशन में देखो पूरा का पूरा ये सब डिटेल है, कुछ बेसिक डिटेल्स मैं समझा देता हूँ फटाफट। नेम जो आपका 10th में नाम था वही डालना है आपको, कोई मिस्टर, मिसेज, मिस, मास्टर कुछ नहीं लगाओगे, है ना। दोबारा नाम भरा जाएगा। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, जैसे कुछ बच्चे 9th वगैरह में नाम चेंज करते हैं, अगर इफ यू आर नॉट वन ऑफ देम तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ना, जिसने दे रखा है।
यस नो तो नो कर देना, करा है तो आगे कुछ वो डिटेल्स मांगेगा, फिर जैसे यस करोगे तो चेंज नेम है ना, व्हाट इज द चेंज नेम देन, फिर जेंडर वो तो आपको पता ही है अपना, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करो, फादर नेम वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम वेरीफाई फादर नेम, माइनॉरिटी हो कि नहीं हो, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, 10th का क्या बोर्ड मतलब रोल नंबर था, एक कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि लिख के छोड़ लेना है ना, इन केस कभी जरूरत पड़ी जाए तो। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक करना, या फिर तो देखते हैं कुछ और अच्छा सा, चाइल्डहुड नेम, सिटी, मदर, ग्रैंडफादर, मेमोरेबल डेट, फेवरेट कलर, फेवरेट डिश, फेवरेट ऑथर, फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। क्या है यार, कुछ भी नहीं है तो मुझे लगा इसमें से कुछ बोलेंगे हुज योर फेवरेट भैया टाइप, कुछ फेवरेट टीचर टाइप, तो मैं अपना नाम डलवा देता है नहीं सब थोड़ा यार बेकार है। तो ठीक है, फिर तो फेवरेट सब्जेक्ट ही फिर लेना है ना, और यहाँ पे कुछ भी डाल देना, अपना ऑप्शन ही डाल देना, डजंट मैटर। सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 में भी ऐसा कुछ है नहीं है ना, तो अगेन यू कैन डू इट, और ये कहीं लिख के छोड़ लेना, कैप्चा डालना, आगे कुछ बेसिक सबमिशन मांगेगा वो कर देना, ठीक है डन। तो दिस विल बी योर सबमिशन ऑफ द फर्स्ट, दोबारा खोलना पड़ेगा, देन विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर पोर्टल ना। तो रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आपका सिंपल है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डालना है, ये वेरिफिकेशन कोड डालना है, लॉगिन करना है, ठीक है। अभी मैं आपको लॉगिन करके उसके बाद आगे का दिखाता हूँ। तो हियर वी हैव लॉग्ड इन टू दिस पर्टिकुलर पोर्टल, आप नॉर्मल लॉगिन करेंगे हो जाएगा। अभी देखो ये बोल रहा है कि आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट करोगे, ठीक है, और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेजेस में है, लेकिन इंग्लिश में ही फिल करोगे आप, है ना, यू हैव टू कैन ओनली बी फिल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, उतना तो आता भी है हमें। ये 4 पार्ट है, सबसे पहले ओटीआर प्रोफाइल कंप्लीशन, यहाँ पे जो साइड में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सबको, ये ओटीआर प्रोफाइल कंप्लीशन है, ये भी सिखाऊंगा कैसे करनी है। फिर पार्ट सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म, पार्ट थर्ड डेफ, पार्ट फोर्थ जिसमें फीस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन होगा, ठीक है, ये सब चीजें हैं। दिस इज द एंटायर 4 पार्ट आपका ये पूरा फॉर्म है, और फिर आई एग्री करते जाओगे तो वो होता जाएगा। ये दे रखा है इसमें पहले ही कि फोटोग्राफ का जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, 300 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 20 केबी से कम का नहीं होना चाहिए, और जो रिजोल्यूशन पिक्सल है वो इसके बीच में होना चाहिए, मतलब स्क्वायरिश फोटो बनेगा, है ना, 550 into 550 एंड 1000 into 1000। बहुत सिंपल होता है, अगर रिसाइजर नहीं पता ना, सिंपल डालो गूगल पे रिसाइज माय इमेज एज पर पिक्सल, 5 पिक्सल कुछ भी करके डालो, आ जाएगा। resize the image within this, है ना, कुछ भी कर लेना, 800 by 800 कर लेना, बात ही खत्म, 850 by 850 कर लेना, ठीक है डन। ये मैंने साथ उसमें बताई दिया आपको। देन फोटो आईडी कार्ड पीडीएफ में डालना है, पीडीएफ का साइज भी 300 केबी के कम होना चाहिए, अगेन सिंपल है, उसमें कंप्रेस माई पीडीएफ करके करोगे 300 केबी के अंदर आ जाएगा, 2 बार कर लेना, नहीं आ रहा है तो, ताकि आपको पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई वगैरह से, ये सब बेसिक सी बात है। फाइनल सबमिशन करोगे डन हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट। चलो अब हम एक एक करके देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले ये है आपका पार्ट 1, है ना, प्रोफाइल पार्ट 1 ओटीआर प्रोफाइल कंप्लीशन, ठीक है, ये आपकी ओटीआर प्रोफाइल दे रखी है यहाँ पे। तो एज सून एज यू क्लिक ऑन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा ये, दिस इज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम है ना, अगर आपने कभी नाम चेंज नहीं किया तो ब्लैंक आ जाएगा, जो आपने कहाँ भरा था याद करो, पार्ट जो सबसे पहले भरा है ना न्यू रजिस्ट्रेशन में, वो डेटा यहाँ पे दिखेगा जो न्यू रजिस्ट्रेशन में भरा है, 10th का रोल नंबर वगैरह वगैरह, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। देन यहाँ से आपको शुरू करना है अपना नया भरना, नई इन्फॉर्मेशन भरनी है ना। सिटीजनशिप क्या है, मान लो इंडियन है, मैरिटल स्टेटस मान लो अनमैरिड है, अपने हिसाब से करना है ना। सिलेक्ट मदर टंग, मान लो हमारी मदर टंग सपोज करते हैं हिंदी, हम डाल के देख रहे हैं अभी। देन प्लेस ऑफ बर्थ डाल दिया, मान लो इंडिया, इंडिया में हुए हैं मान लो। इसके बाद क्या पोस्ट ऑफिस, मतलब किस पर्टिकुलर जगह पे यू हैव बीन बोर्न, है ना, सिटी, टाउन, विलेज, स्टेट, यूटी, ये सब आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद फोटो आईडी कार्ड आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो, तो मान लो आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, तो फिर ये आधार कार्ड प्रोवाइड कंसेंट फॉर आधार, अभी कंसेंट पे अलग से मांग रहे हैं, आई गिव माय कंसेंट फॉर यूजिंग माय आधार नंबर फॉर ऑथेंटिफिकेशन, यस है ना, यस करना है आपको, तभी आपका वो आगे लिखे जाएगा, ठीक है। फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जो यहाँ पे आधार डाला है उसका यहाँ पे नंबर डाल दो, मतलब इससे पहले कभी भी आप पीडब्ल्यूडी या पीएच कैंडिडेट की तरह रिकमेंड हुए हो क्या, नहीं, नहीं या हाँ जो भी मतलब है। देन डू यू वांट टू मेक अवेलेबल, ये देखो यही है वो डेटा, डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ डीओपीटी, जो मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था वो यही डेटा है, दिस पर्टिकुलर जो पॉइंट है ना यही है। तो अगर इसमें आप यहाँ पे यस कर दोगे तो आपका जो डेटा है वो बाद में कंपनीज वगैरह को दिया जाएगा। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। देन आई हियर बाय डिक्लेयर, ये आपने किया, एंड देन यू कैन जस्ट सेव इट, सेव करके भी दोबारा चेंजेस हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई। जिस पे भी ये एस्टेरिस्क का मार्क है ये सब कंपल्सरी ऑप्शन है, भरने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है, ये वाली बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। देन द सेकंड फील्ड इज दैट ऑफ द एड्रेस इंफॉर्मेशन,
एड्रेस इन्फॉर्मेशन में भी देखो वापस से वही सब चीजें हैं, हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट एरिया कोड, सिटी कोड वगैरह वगैरह, सिंपल। ठीक है, देन उसके बाद तीसरी चीज आती है फोटो एंड साइन अपलोड। ये मैं सिखा ही चुका हूँ आपको, कितना कितना रिसाइज करना है, रिसर्च करना कैसे वो बता भी रखा है, बट हम खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फोटोग्राफ इमेज चूज करोगे, डाल दोगे, आई डिक्लेयर दैट द फोटोग्राफ इज माइन, उस पर क्लिक कर दोगे, है ना, ये बेसिक जो पिक्सल पिक्सल है एडजस्ट कर दोगे, दिस विल बी डन, ये आपका सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हाँ उसमें वो याद रखना फोटोग्राफ वाली बात में कि डेट, नेम एंड डेट वो याद रखना है, उसको भूलना नहीं है कि यहाँ पे नॉर्मल कर दिया फिर बाद में दिक्कत हो रही कैंडिडेट में, ये सब नहीं करना है। तो यहाँ पे जो फोटो डालोगे, यहाँ पे जो फोटो अपलोड करोगे उसमें नाम और डेट नीचे, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर से हो जाती है, जहाँ फोटो खिंचाओगे वहाँ हो जाएगी। नहीं तो नॉर्मल अपने फोन से भी फोटो खींचोगे ना, किसी प्लेन से व्हाइट बैकग्राउंड पे खड़े होके, एक व्हाइट बैकग्राउंड पे खड़े होना, फोटो खींचना, ऊपर इंटरनेट पे जाना, सिंपल ऐड नेम एंड डेट टू माई फोटो करके लिखना, बहुत से वेबसाइट चल जाती है, उन वेबसाइट पे जाके वो लिखोगे, टाइप करोगे, दिख जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा ये। देन सेम गोज विद सिग्नेचर, सिग्नेचर का भी जो पिक्सल है वो 350, सिग्नेचर में जो पिक्सल है वो 350 और 500 के बीच में, तो 400 मान के चलो, 400 पिक्सल हाइट, 400 पिक्सल विड्थ, आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जेपीजी फॉर्मेट ही होना चाहिए, वही सब बेसिक सी बातें हैं। गॉट इट? ढंग का सिग्नेचर करना, ऐसे मत करना किसी को दिखे ही ना, है ना, ढंग से दिखना चाहिए कि क्या सिग्नेचर किया है। ओके, ये सिग्नेचर डैफ वैफ पे बात पे दिखता है, वो समझो बात को, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन आपके एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है कमीशन, तो यहाँ पे आप बता सकते हो, है ना, 10 12 सब पूछेगा ऐसे, भरने के बाद शायद 12th वगैरह भी पूछेगा, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, 10th और इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे क्या क्लास है, फिर कितना परसेंटेज आया था, क्या सीजीपीए स्कोर आता, किस ईयर में पास किया, स्कूल यूनिवर्सिटी, इसको सेव करोगे, मोस्ट प्रोबेबली इसके नेक्स्ट वाले में पूछेगा, यहाँ पे मैं दिखा नहीं रहा, भरने के बाद पता चलेगा, इसको भरोगे एक बार तो समझ में आ जाएगा, शायद इसके नेक्स्ट वाला 12th वगैरह भी और फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूछेगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो मेंस के टाइम पे पूछेगा, डाफ 2 के टाइम पे पूछेगा, इंटरव्यू के टाइम पे पूछेगा। क्लियर है सबको ये पर्टिकुलर चीज? देन द नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स का अपलोड। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ध्यान से देख लो। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका ऐसा सर्टिफिकेट डालना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो। जनरल केसेस में 10th की मार्कशीट या 10th का पास सर्टिफिकेट होता है, जनरल केसेस में, किसी किसी केस में नहीं होता है, तो प्लीज कुछ और डालना है आपके, उस पर क्लियरली आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट या इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग अ कॉपी ऑफ रिकॉग्निशन लेटर या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम आईसीयूजीसी, और ये एनडीए वालों के लिए 12th पास है। यहाँ पे देखो अभी मांग लिया लोगों ने, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट, वो अभी मांग ली है, और इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका, जितना मेरी समझ है, जितना मैं पता कर पाया हूँ, इस पर्टिकुलर टाइम पे प्रोविजनल भी चलेगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका प्रोविजनल चल जाएगा, और नाउ बाद में यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द ओरिजिनल वन। तो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब एक दिक्कत आएगी जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, फाइनल ईयर के बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास फाइनल डिग्री तो अभी है नहीं, तो आपकी उस पर्टिकुलर टाइम तक की जो भी मार्कशीट है ना, मान लो आप कौन सा सेमेस्टर होगा, 8th सेमेस्टर है मान लो, या 6th सेमेस्टर इन अ 3 ईयर कोर्स एंड 8th सेमेस्टर इन अ 4 ईयर कोर्स, तभी आप फॉर्म भर सकते हो, उससे कम तो भर नहीं सकते। तो अगर 6th या 8th सेमेस्टर फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर में अभी हो, तो इससे पिछले सेमेस्टर तक की या फिर इससे पिछले ईयर तक की मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी डाउट बचता है इस बारे में, तो फॉर्म में डाल दो, मैं यूपीएससी से अलग से कॉल करके पूछूंगा। फोटो आईडी कार्ड की पीडीएफ डालनी है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कोई एज रिलैक्सेशन ले रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है, मतलब कोई सर्टिफिकेट चाहिए होगा ना, अगर आप जैसे ओबीसी को एज रिलैक्सेशन मिलता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी को एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसके सपोर्ट में आप यहाँ पे क्या सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो। अब अगेन अंडरस्टैंड दिस, बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन है। अगर आपकी उम्र 32 के कम है तो आप एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हो, भले ही आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उस केस में यहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना है। अंडरस्टैंड दिस प्लीज। Then you are not claiming age relaxation. Age relaxation is claimed only after you have given the exam post 32 की एज, तब उस केस में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपना डालना है। देन अगर आप हेयरिंग सर्टिफिकेट टू शो दैट द कैंडिडेट हेयर्स फ्रॉम अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अगर इन 6 स्टेट्स में से किसी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे उसका पर्टिकुलर डोमिसाइल आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अचीवमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड, अवार्ड, प्राइज, सर्विस, एक्सपीरियंस और एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली यूपीएससी क्या करता है, आपसे जब अचीवमेंट वगैरह मांगता है, जब आपकी वर्क एक्सपीरियंस मांगता है, तो अलग से फिल करवाता है, दिखाऊंगा। उसके सपोर्ट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगता है, लेकिन देखो ये मैंडेटरी नहीं है,
और ध्यान से एक बात समझो मेरी, जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हो तो ये सर्टिफिकेट्स नहीं जाते हैं, ठीक है? आपका सिर्फ डैफ जिसपे आपने अपनी डिटेल्स मेंशन कर रखी है वही जाता है। तो इन केस आपकी कोई अचीवमेंट है, झूठ तो नहीं लिखना है, आपकी कोई अवार्ड प्राइज आपको मिला है, कुछ भी ऐसा है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। नहीं है मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ये डालने का मौका शायद ये लोग दोबारा दे दे, और नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? लास्ट फील्ड में जब अचीवमेंट प्राइज मेडल रखवाया जाएगा तो वहां पे लिख के भी वो काम चल जाएगा। दे डू नॉट आस्क फॉर अ मैंडेटरी प्रूफ ऑफ द अचीवमेंट और योर वर्क एक्सपीरियंस और योर हॉबीज और योर मेडल्स और योर प्राइजेस। I am with my 3 interview experiences and with the experience of thousands of students who have given interview like under us या फिर with us, तो उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट आस्क्ड टू टिल टुडे, आज तक किसी से नहीं मांगी गई है, तो इसके बारे में चिंता करनी नहीं है। आई होप ये बात एकदम क्लियर है सबको। देन पेरेंटल इंफॉर्मेशन देनी है आपको, फादर का नाम, क्या नेशनैलिटी है, क्या चीजें हैं, है ना, कहाँ रहते हैं, किस स्टेट से ओरिजिनली बिलोंग करते थे, अभी कहाँ रहते हैं, वही सब चीजें हैं, फादर मदर दोनों की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो, कॉरेस्पॉन्डेंस है परमानेंट, तो अगेन कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट या फादर, अगर फादर मतलब मदर फादर साथ में रहते हैं तो फादर एड्रेस क्लिक करोगे तो फादर का एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। देन कम्स एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, इसी की मैं बात कर रहा था, क्या योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अभी आप किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं क्या, अगर नहीं तो नॉट एम्प्लॉयड कर देना, नहीं तो ये चारों में से कुछ सेलेक्ट कर लेना। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो वो इन चारों में से कहीं नहीं आते, तो वो लोग अदर्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये प्रेजेंट का है, इससे पहले कभी एम्प्लॉयड हुए हो क्या, तो मान लो हुए हो तो यस कर देना। क्या गवर्नमेंट में थे, अगर थे तो यस कर देना। सर्विस इंटीमेशन डेट यहाँ पे डाल देनी है अपनी, अगर नो थे तो नो कर देना है। क्या कभी खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड हुए हो तो यहाँ पे यस कर सकते हो। तो इस हिसाब से यू कैन प्रेजेंट योर ओन थिंग। जैसे मान लो यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है तो प्राइवेट कर दिया, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, यस, हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, नो कर दिया, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में रहे हो, ऐसे करके। बात समझ में आ रही है पूरी सबको? दिस इज हाउ यू पुट योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अब अगेन एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लो, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इज नॉट समथिंग दैट इज रियली समथिंग दैट यू शुड फेक अपॉन, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। बहुत बच्चों को इस बात की इनसिक्योरिटी होती है, जैसे चौथा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, पांचवा अटेम्प्ट है, आठवां अटेम्प्ट है, मैं तो कभी एम्प्लॉयमेंट नहीं करा, कुछ फेक भर दूं क्या, ट्यूशन लिख दूं क्या, यार मत करो ऐसा। लाइफ चॉइसेस हमारी खुद की हैं, लाइफ चॉइसेस को डिफेंड करना आना चाहिए, उनसे भागना नहीं है। आपने चूज किया है प्रिपरेशन करना, यूपीएससी ने नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिया तो हम कर रहे हैं। अगर यूपीएससी को वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए होते हैं तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा होता, तो फेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनसिक्योर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बी वेरी एश्योर्ड ऑफ दैट, चाहे आपको दुनिया में कोई कुछ भी बोले। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। देन वी कम टू यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही फालतू सी चीज होती है। हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय द यूपीएससी फ्रॉम एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन, तो डिबार्ड तो जनरली हम नहीं हुए होते हैं तो नो कर देना। हैव यू एवर अपीयर्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फार इन द प्रीवियस ईयर, अगर कभी यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट किया है, एनटी में नहीं, सीडीएस में नहीं, तो यहाँ पे नो करना, नहीं तो यहाँ पे यस कर देना। यस करते ही पूछेगा इस एग्जाम में आप अटेम्प्ट करें तो देखो कितना सारा दे रखा है, ठीक है। जैसे मान लो सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल एग्जामिनेशन में आपने अटेम्प्ट किया है ना, फिर ये पूछेगा कितनी बार अटेम्प्ट कर चुके हो, तो मान लो आप 3 बार अटेम्प्ट किए हो, फिर तीनों का रोल नंबर पूछेगा आपसे और किस ईयर में, सिर्फ ईयर, लास्ट ईयर तक ये लोग और भी चीजें मांगते थे, सिर्फ ईयर मांग रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये भरने के बाद आप सेव पे क्लिक करोगे तो दोबारा आ जाएगा कि और भी कुछ डालना है क्या, एक और फील्ड बन जाएगा दोबारा से कि प्रीलिम्स के अलावा मेंस भी किया है क्या, कभी मेंस दिया है क्या, कभी सीडीएस दिया है क्या, कभी सीएपीएफ दिया है क्या। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत डाउट होता है, सर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मेरा रोल नंबर क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने तो पेपर दिया ही नहीं है। तो प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग, हैव यू एवर अपीयर्ड, द वर्ड यूज्ड इज अपीयर्ड, ये एक मेजर चेंज है। इससे पहले कई बार लोग बोलते थे कि इससे पहले अप्लाई किया था क्या, अप्लाई का नहीं बोल रहे हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं, अपीयर्ड। तो उनमें से बहुत लोग होते हैं सीएपीएफ का फॉर्म भर देते हैं, सीडीएस का फॉर्म भर देते हैं, याद ही नहीं है कब भरा था, ना कभी बैठे फिर भी भरना पड़ रहा है, नॉट नीडेड। यहाँ पे आपको सिर्फ वो भरने हैं जिसमें आप अपीयर हुए थे, उनका ईयर लिखना है, रोल नंबर लिखना है। सर रोल नंबर तो हमें याद नहीं है, कोई बात नहीं, दे रखा है यूपीएससी ने। जिनको रोल नंबर नहीं पता है वो 3 और 3 6 के साथ 7 जीरोस लिख देंगे। 7 क्यों? क्योंकि यूपीएससी रोल नंबर जनरली 7 डिजिट्स के होते हैं, तो 7 रोल नंबर हमें अपने 7 जीरोस यहाँ पे हम लिख देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर कोई याद नहीं आ रहा है कि सर मेरे को तो बिल्कुल ही याद नहीं है कि मैंने कौन सा फॉर्म भरा था, कोई बात नहीं, मत भरो, जितने याद आ रहे हैं भर दो, नहीं याद आ रहे हैं मत भरो। यहाँ पे फाइनल सेव पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा, उससे पहले छोटे वाले सेव पे क्लिक करोगे, इस वाले सेव पे, तो बेसिक सेव हो जाएगा, एक और फील्ड ऐड हो जाएगा।
दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी। देन ये आपका लास्ट वाला पोर्शन है, अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप, ये करके ये जो चारों है ये पहले ड्राफ्ट 2 में आता था, जब आप इंटरव्यू कॉल आती थी तो भरना पड़ता था, अब इन लोगों ने यही पे दे दिया है। ठीक है, अभी इसको बेसिक भरना चाहते हो तो भर लो, जैसे कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में पढ़ के बताया, इसमें चेंजेस अलाउड होंगे। ठीक है, मैं एक काम करूंगा, अगर तब भी आपको ये चाहिए कि सर हमें प्लीज बता दो कि ये कैसे भरा जाता है, तो मुझे बता दो कमेंट्स में कि ये सर इस पे लेक्चर ले लो या फिर हमें कोई लेक्चर प्रोवाइड कर दो, तो मैं अंडरस्टैंड यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे ही आपको इसका लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैंने लेक्चर लेके समझाया है, बताया है कि कैसे ये पर्टिकुलर डिटेल्स भरी जाती हैं। मैं आपके लिए कुछ सैंपल भी शेयर कर दूंगा, कुछ बेसिक हॉबीज क्या लिखी जाती हैं उसकी एक लिस्ट भी दे दूंगा। ये सब चीजें अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं आपको ये पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये प्राइजेस मेडल स्कॉलरशिप अगर आपको कभी मिली है, ठीक है, और ये स्पोर्ट्स एनसीसी अगर आप कोई अच्छे से खेला है, आपने यूनिवर्सिटी स्टेट नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स खेला है, एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, तो यहाँ पे बताना है। देन पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन, लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज, बहुत बच्चे बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं बैठता हूँ तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि 400 प्लस बच्चों का लास्ट ईयर लिया था, 400 प्लस बच्चों का इस साल लिया है, उससे पहले भी लिया था, तो लगभग 1000 बच्चों में किसी की लीडरशिप ना निकलवाई हो, ऐसा तो हुआ नहीं है आज तक। ठीक है, तो सबका कुछ ना कुछ निकल के आ जाता है, वो थोड़ा चर्न अप करना पड़ता है, वो हम कर लेंगे आपके साथ। अभी यहाँ पे आपको जो याद आ रहा है वो भर लो, स्कूल भी लिखा है देखो यहाँ पे, है ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्कूल, कॉलेज, इवन वर्क एक्सपीरियंस में भी अगर आपने कोई लीडरशिप पोजीशन रखी है अपने वर्क एक्सपीरियंस में भी, तो भी आप यहाँ पे भर सकते हो। अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबीज एक्सेट्रा, जो भी हॉबीज वगैरह है वो यहाँ पे डाल सकते हो अपनी। एक्स्ट्रा करिकुलर कभी कोई एक्टिविटी करी थी, कोई प्लांटेशन ड्राइव टाइप की चीज मान लो करी है, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने कोई रिसर्च पेपर पे काम किया, रिसर्च पेपर सबमिट किया, तो वो सब एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आ जाता है, आपका इंटरेस्ट में कुछ चीजें आ जाएंगी। तो इसके मैं कुछ सैंपल शेयर कर दूंगा आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बेसिक टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप बोलोगे तो उसका लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, अगर बोलोगे तो लेक्चर ले भी लूंगा, आई एम हियर फॉर यू, वो मैं यहीं खड़ा हूँ, हो जाएगा सब चीजें। ठीक है, क्लियर है विद एवरीबॉडी। देन वेदर योर फैमिली ओन्स और पोजेसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, तो अगर इसमें से कुछ है तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना। ठीक है, डन, इसके बाद आपका शॉर्ट हो जाएगा। देन लास्ट में यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस, है ना, कि आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ सकते हो, कौन सी बोल सकते हो, कौन सी पढ़ और बोल दोनों सकते हो, कौन सी पढ़ लिख बोल सकते हो, और इसमें आपने क्या एग्जामिनेशन पास किया है, कि आपको यहाँ पे देना है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको मल्टीपल चीजें लिखनी है, डोंट वरी, हिंदी इंग्लिश बेसिक भी है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मतलब रीड राइट स्पीक कर सकते हो, यहाँ पे कर देना। जैसे मान लो हिंदी हो गया, एग्जामिनेशन पास जनरली 10th में हिंदी होती है सबके पास, यहाँ पे लिख दिया, ऐड कर दिया। फिर दूसरा एक और ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसमें इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया, जहाँ पे भी उसमें इंग्लिश होगा ढूंढ के। अच्छा, ये सिर्फ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, ओके ओके, ठीक है, इंग्लिश का तो है नहीं फिर ऑप्शन, तो देख लो आप, है ना, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ये मोस्टली 3 और 3 6 और 3 2 और 3 12 12 3 15 15 3 18 19 20 22 23 24, मोस्टली शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ही है। आई होप सो कुछ और चेंज ना किया उन्होंने, तो देख लेना, अगर कुछ भी है ऐसा, कोई एग्जामिनेशन पास किया तो यहाँ पे लिख देना, ऐड कर देना, है ना, डन। फिर इसके बाद ये सेव कर लेना, इसके रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता देना। यहाँ पे मैंने दोबारा बोला कि आपकी अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके स्पोर्ट्स एनसीसी के लिए, आपकी हॉबीज के लिए, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं भी हो तो भी चलता है, सर्टिफिकेट्स आर नॉट चेक्ड इन द कमीशन। अब वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग। वंस यू सेव दिस फाइनल थिंग, तो आपकी जो ओटीआर प्रोफाइल है जो यहाँ पे ये पूरा दिया गया है, इसमें सब में राइट 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 टिकाते चले जाएंगे, ये प्रोफाइल आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक है, दिस विल बी डन। वंस दिस इज डन, तो आप देखोगे कि देन यू विल गो फॉर पार्ट 1 ऑफ द एप्लीकेशन, तब आपके लिए बाकी पार्ट खुलेंगे, है ना। ये देखो, सबसे पहले अगर आप सीधा पार्ट 1 पे भी जाओगे ना, मना कर देगा, देखो यस, ये देखो, कैंडिडेट शुड फर्स्ट कंप्लीट ऑल इन्फॉर्मेशन इन ऐड इन्फॉर्मेशन ऑन ओटीआर प्रोफाइल पार्ट ऑन द डैशबोर्ड, तो वो पहले कंप्लीट करके आओगे तभी ये भरने देगा। यहाँ पे ओके करोगे, है ना, फिर ये सब देखो जो भी बोल रहा था ना, वो पूरा पूछेगा आपसे, पर्सनल एड्रेस, पेरेंटल एजुकेशन, ये सब है ना, और डॉक्यूमेंट अपलोड भी आप यहीं पे कर सकते हो, चाहो तो क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन द ओटीआर प्रोफाइल इटसेल्फ, तो हमने देखा भी था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, तो सर आपको यहाँ पे दे रखा है, इसकी आप प्रिंट कर सकते हो, समय अपने पास रख सकते हो, ताकि आगे के लिए काम है कर लेना हेल्प करता है। ठीक है, तेरे बाद ये सब चीजें बाद में चेंज करने का मौका मिलेगा, तो अपने परेशान नहीं होना है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। फिर अब आपको वो दिखा देते हैं, पार्ट 1 तो हालांकि इसमें खुलेगा नहीं, लेकिन एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको पर्टिकुलर चीज, just give me a second, in the OTI profile, and if you will see here we have filled an OTI profile, just to move to the next particular part, and if you will see, this is the kind of thing that you will get, every OTR particular field will get a green mark,
तो देखो जैसे मैंने बताया था ऑल ऑफ दिस इज प्रिटी सिंपल, है ना, ये वाला जो है सारा प्रिटी सिंपल है, आपको करते जाना है नॉर्मली। व्हाट मैटर्स इज दिस लास्ट वन, है ना, अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स। अब जैसे मैंने बोला था मेरे पास प्रीवियस लेक्चर्स भी हैं, आप बोलोगे तो मैं नया भी ले लूंगा। फॉर दैट विल हैव टू टेल मी कि डू यू वांट अ न्यू लेक्चर, या फिर मैं जो ओरिजिनल वाले हैं जो पहले लिए थे, पिछले साल लिए थे, दैट वी हैव बीन टीचिंग टू आवर इंटरव्यू स्टूडेंट्स, मैं वो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वो भी डिस्क्रिप्शन में, और फॉर्म का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही। ठीक है, इतनी बात हो गई थी। नाउ लेट्स मूव फर्दर अहेड। तो ठीक है, अब यहां से आगे मूव करते हैं। सो दिस वाज दिस इज द एंटायर थिंग डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। पहला पार्ट हमने देख लिया, पार्ट 1 ओटीआर प्रोफाइल कंप्लीशन, ये रहा नाम ओटीआर प्रोफाइल, इसका हो गया कंप्लीशन। Once you do this, only then you will be able to move to the second part, part 2 of the application form. वो कहां से आएगा, इधर आ जाओ। Once you come here, yeah, so see this, ये हमने भर लिया। अब जो पार्ट 1 था, the part 1, this is as soon as you do your OTR profile, this part 1 will be done। ठीक है, ये OTR प्रोफाइल खत्म करती है। OTR प्रोफाइल का ही बेसिक सिंपल सा एक जिस्ट है, थोड़ा सा वो, nothing more than that। ओके, then if we move ahead, then where will we go? Now we will go to the part 2, the part 2 of the profile। Okay, let's have a look at the part 2 now। So as a dummy we have filled the part 2 for you। I'll show the details of the part 2, और मैं part 3 4 आपके सामने भर के दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको क्या करना है, because these are the important ones। तो अगर हम देखें, this is the part 2, यहाँ पे लिखा गया आपके लिए part 2, है ना, पार्ट 2 भाग 2। अगेन भाई बेसिक सी डिटेल है ना, नेम कभी बदला है क्या, क्या जेंडर है वो मैं अपना पता ही होता है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम, मदर नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो पहले भरा था, है ना। नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, शादी तो बिना एग्जाम निकले होगी नहीं, तो वो सब देख लेना, है ना। देन यहाँ पे कुछ कुछ पूछेगा जो आपने पहले उसमें भरा है ना, वही है ये कि योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो आपसे पार्ट 2 में पूछी जाएंगी। जस्ट गेट डन विद दिस, है ना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था, दे विल आस्क फॉर एन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अपनी डिग्री का, जैसे मैंने समझाया था, अगर फाइनल इस बार मांग रहे हैं, है ना, तो देख रहे हो ना, तो अगर फाइनल ईयर में हो, जैसे मैंने समझा दिया ना, 6 सेमेस्टर फाइनल ईयर हो सकता है, 8 सेमेस्टर फाइनल ईयर हो सकता है, तो फाइनल ईयर में हो तो क्या करना है, वहां तक की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड कर दी। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई। देन दिस विल बी कि आपने क्या ग्रेजुएशन की है, क्या किया है, एंड देन दिस फॉर विच एग्जामिनेशन यू वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड। ये बहुत ध्यान से भरना, पार्ट 2 में आएगा ये तो देखो यहां तक एवरीथिंग इज प्रीटी सिंपल, है ना, ये सब सिंपल है, ये सब सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं है। देन हियर यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का मैंने बता दिया था सुबह, ओनली इफ यू आर बियॉन्ड 32 कैटेगरी तो लगती है रिलैक्सेशन, नहीं तो नहीं लगती है। बच्चे 32 के अंडर भी कैटेगरी में रिलैक्सेशन लगा रहे होते हैं। ठीक है, देन आपका क्या डिग्री है वो आप सिलेक्ट कर लेना, है ना, नहीं तो अदर्स हो जाएगा अगर नहीं दे रखी है उसमें लिस्ट में तो। Then look at this here, for which examination you would like to be considered। इसको प्लीज ध्यान से सुन लो। एक होता है आपका सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन, एक होता है फॉरेस्ट का। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लो, इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, 3 मिलते हैं, सिर्फ सिविल, सिर्फ फॉरेस्ट, सिविल एंड फॉरेस्ट दोनों। तो आपको क्या करना है, अगर आपके में एलिजिबिलिटी दिखा रहे हैं, वंस यू सिलेक्ट योर सब्जेक्ट, उसके बाद ही एलिजिबिलिटी आएगी कि आप एलिजिबल हो भी कि नहीं हो फॉरेस्ट के लिए। अगर आप दोनों को सिलेक्ट करते हो यहाँ पे और आप प्रीलिम्स देने चले जाते हो, तो आपके दोनों के अटेम्प्ट काउंट हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, है ना। तो फॉरेस्ट का अटेम्प्ट अपना, अगर किसी बहुत लोग बचाते हैं फॉरेस्ट का अटेम्प्ट, है ना, जिनको मान लो प्रीलिम्स में उतना श्योर नहीं है, या जो डेडिकेटेडली सीएससी देना चाहते हैं, या जो सीनियर अटेम्प्ट्स में है, वो फॉरेस्ट का अटेम्प्ट अपना बचाना चाहते हैं, ताकि खुदा ना खासा सीएससी का नहीं हो तो फिर फॉरेस्ट का अलग से दे सके। तो बहुत ध्यान से भरना है। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको सिविल सर्विसेज फॉरेस्ट दोनों देने हैं या एक ही देना है। इफ यू आर समबडी हु इज नॉट प्लानिंग फॉर सच लॉन्ग टर्म, तो दोनों भर दो। अगर बाई चांस प्रीलिम्स में उतने नंबर आ जाते हैं कि फॉरेस्ट भी क्लियर हो जाता है, तो मेंस देने के लिए, सीएससी का मेंस देने के बाद आपको 2-3 महीने मिलेंगे और फॉरेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है, उसमें क्या ऑप्शन वगैरह भरने हैं वो ठीक है, आई टेल। हाँ, तो खैर आगे देख लो। फिर आपका वही है, पैन कार्ड, आपके क्या फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपने अपलोड कर दिया, कितनी परसेंटेज आई थी ग्रेजुएशन में, कितने अटेम्प्ट आप दे चुके हो, ये आपकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमने पहले बता दिया। नाउ जैसे मैंने नोटिफिकेशन में बताया था, आपका मेंस का सेंटर अभी पूछा जाएगा, ध्यान से भरना है। आप जो अपना पेपर 1 to 5 है, पेपर 1 to 5 लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 to 5, ये कौन सा भरोगे? पेपर 1 to 5 मतलब से GS1, GS2, GS3, GS4, पेपर 1 to 5 लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, ध्यान से याद रखना। ठीक है, तो पेपर 1 to 5 की लैंग्वेज भर दी, ऑप्शनल सब्जेक्ट भर दिया। ऑप्शनल की लैंग्वेज मीडियम अलग से पूछता है,
तो अगर कोई ऐसे है कि जिसने मान लो ऑप्शन अलग से किसी और लैंग्वेज में देना चाहता है, तो यू हैव एन ऑप्शन फॉर दैट, ठीक है। देन यू विल मूव अहेड। फिर ये यहाँ पे बोलेगा कि आप इन पर्टिकुलर स्टेट्स में से हो क्या, अगर इनमें से नहीं हो तो लैंग्वेज पेपर के लिए एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनमें से आप हो तो ये लैंग्वेज पेपर एग्जामिनेशन आपको मिल जाता है, नहीं हो तो कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई है? बहुत सिंपल से पेपर होता है लैंग्वेज का, चिंता नहीं करनी है, जो भी आपकी नेटिव मदर टंग है उसमें 2 हो जाता है क्लियर, कोई बिग डील नहीं है। गॉट इट? देन यहाँ पे IFOS, क्योंकि देखो हमने आपके लिए IFOS भरा था, तो IFOS का भी सेंटर वो दोबारा से मांग रहा है। अब IFOS के लिए 2 सब्जेक्ट्स मांग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात सुन लो, IFOS में जो ऑप्शन होते हैं वो अलग होते हैं, कम होते हैं। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट है ही कि भाई मैंने तो बॉटनी पढ़ी थी सर, मैंने तो एग्रीकल्चर पढ़ा था सर, तो ठीक है, नहीं तो एक सब्जेक्ट आपको फॉरेस्ट्री भरना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फॉरेस्ट्री इज द इजीएस्ट टू प्रिपेयर अमंग ऑल दी ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस प्रेजेंट है। तो एक फॉरेस्ट्री भरना है, दूसरा आपका जो भी एक सब्जेक्ट आपको लगे कि दिस इज क्लोजेस्ट टू व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। ज्योग्राफी भी होता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार देख लेना लिस्ट में। बाकी बॉटनी और भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जूलॉजी होता है, तो जब आपको क्लोजेस्ट लगे, है ना। ज्यादातर लोग जिनको कुछ क्लोजेस्ट नहीं लगता मेरे जैसे, दे कैन फील फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये प्रिपेयर करना कंपैरेटिवली इजियर होता है। तो थोड़े छोटे सब्जेक्ट समझ आ गया, पूरा बता दिया ये। अब आगे देख लेते हैं। देन अगेन, है ना, ऑलरेडी फॉरेस्ट्री कितने अटेम्प्ट दिए वो पूछ रहे हैं। With this you will be done with the part 2 of the registration. I hope this is entirely clear. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है। कोई डाउट होगा तो फिर भी you can reach out to us in the form given below. ठीक है, डन। चलिए अब आपका आगे लेके चलते हैं। So now let us look at the part 3. So as soon as you click here on the latest notification, you will be redirected here. ठीक है, पार्ट 1 OTR पार्ट 1 एक जगह दे रखा है, ये पार्ट 1 एंड OTR देखो सेम ही है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, पार्ट 1 की ब्रैकेट में क्या लिखा है OTR पार्ट 1 सेम ही है। पार्ट 2 देख लिया अभी हमने, पार्ट 3 अब आपके सामने करके बताता हूँ, ठीक है। लेट अस हैव अ लुक एट द पार्ट 3। अब देखो आपने 2 अलग अलग भरे ना, तो पार्ट 3 फॉर IFOS अलग होगा, पार्ट 3 फॉर CSE अलग होगा, दोनों के लिए भरना पड़ेगा। पार्ट 3 फॉर CSE बता देता हूँ। देखो सबसे पहले पूछ लिया लैंग्वेज मीडियम फॉर द इंटरव्यू टेस्ट, क्या लैंग्वेज मीडियम होगी। यहाँ पे आपकी 2 लैंग्वेज दी जाती है, इंग्लिश या हिंदी, आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर है? The candidates opting for Indian language medium for the written part of civil service examination may choose either the same Indian language or English or Hindi as the medium for the interview। मतलब क्या है, अगर आपका जो लैंग्वेज पेपर था उसमें आपने कोई और लैंग्वेज भरी है तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा ये। तो इसका मतलब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक अ मेजर ब्लंडर, प्लीज आगे समझो, ये चीज पहले बाद में भरवाते थे, अभी भरवा रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जिस लैंग्वेज में आप बात करने में कॉन्फिडेंट हो, द लैंग्वेज दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन कम्युनिकेटिंग शैल बी पुट हियर, यहाँ पे वही लैंग्वेज आपको डालनी है। प्लीज डोंट बी अंडर द मिसगाइडेड इन्फ्लुएंस कि इंग्लिश में मार्क्स मिलते हैं सिर्फ हिंदी में मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। Even I have seen when people struggle to speak English in the front of the interview board, the chairperson comes ahead and asks, क्या आप हिंदी में स्विच करना चाहते हैं? Do you want to switch to हिंदी? तो फिर वो क्यों मार्क्स नहीं देंगे? यूपीएससी क्यों यहाँ पे ऑप्शन देता अगर ऐसा नहीं? तो प्लीज डोंट फॉल फॉर सच ट्रैप्स की एक है कोई वो बताते हैं कि इंग्लिश में तो अपने आप ही +10 +20 हो जाता है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। प्लीज उस लैंग्वेज में इंटरव्यू दीजिए जिसमें आप कम्युनिकेट करने में कॉन्फिडेंट है, बस उतना। आप नॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें कर पा रहे हैं, कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं चाहिए, कोई वोकैब नहीं चाहिए, बहुत हाई फाई, नॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें कर पा रहे हैं वो आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। देन मदर फादर अलाइव डिसीज वो पूछ रहे हैं, देन PWD एंड देन डू यू पोजेस द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वो तो हाँ हम पोजेस करते ही हैं, वो हमने बता दिया। वी विल जस्ट सेव एंड कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर, ठीक है। नाउ वी कम टू इंटरेस्टिंग पार्ट, ये है फील्ड दिलाने वाली चीज। ये क्या है? ये है सर्विसेज। यूपीएससी में जब आप पेपर देते हैं तो 23 तरह की सर्विस, इस बार 23 हो गई, पहले 21 हुआ करती थी, पहले इट वाज 21, उससे पहले 22 हुआ करती थी, उससे पहले 20 हुआ करती थी, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब ये हाईएस्ट है 23। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रेलवे की 3 सर्विसेज ऐड हो गई है 12, 13, 14 में। इसकी जगह पहले सिर्फ IRMS कितना हुआ करता था, अब वो IRMS को तोड़ दिया है 3 हिस्सों में, ट्रैफिक, पर्सनल, अकाउंट्स, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि सर्विस प्रेफरेंस भरने के लिए, सिर्फ आप फॉलो कर लेना एंड यू विल बी डन, ठीक है। एक एक करके चलते हैं। देखो अगर आपको इंडिया में काम करना है, पहले सबसे पहले इन 3 सर्विसेज की बात करते हैं, 1, 2, 3। अगर आपको ये है कि सर मुझे इंडिया के बाहर ही जाना है, मुझे तो फॉरेन सर्विस ही चाहिए, वो तो सिंपल है, फॉरेन सर्विस के सामने आ गया 1। अब अगर आपको ये है कि सर फॉरेन सर्विस नहीं चाहिए, नहीं जाना है,
तो फॉरेन सर्विस के सामने लिख दो 4। ठीक है, क्लियर है बात। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सामने और इंडियन पुलिस सर्विस के सामने क्या लिखना है आप वो समझो। अगर किसी को बहुत ज्यादा जुनून है कि नहीं सर मुझे वर्दी ही चाहिए, पुलिस में ही जाना है, मेरी जिंदगी का उद्देश्य ही यही है, मकसद ही यही है, तो ही पुलिस सर्विस के सामने बन भरना, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जितनी डाइवर्सिटी है, जितने डिपार्टमेंट हेड करने को मिलते हैं, उतनी पुलिस सर्विस में नहीं मिलते हैं। ये कोई इमोशनल होने वाली बात नहीं है, दिस इज अ प्योर ऑब्जेक्टिव फैक्ट। बात समझ में आ गई। तो मेरे हिसाब से IAS 1, IPS 2, फिर IFS को 3 भी डालोगे तो भी नहीं मिलेगा, बट ठीक है इसको 4 डालना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर IFS पहला हो गया तो IFS विल बी 1, IAS विल बी 2, IPS विल बी 3। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। अब कुछ लड़कियों का क्वेश्चन आएगा, सर हम IPS डाले कि नहीं डाले। मुझे ऐसा लगता है कि आपको डालना चाहिए। IPS इज अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, एक इशू होता है कि हाँ वर्क लाइफ बैलेंस है वो, बट इट इज अ वेरी गुड जॉब, मतलब वाकई में अच्छी है। बट स्टिल अगर किसी को ये है कि नहीं सर पुलिस में नहीं जाना है, तो देन आपका IPS भी पीछे आ जाए। IPS सबसे पहले IAS आया मान लो, और फॉरेन भी नहीं जाना है, पुलिस भी नहीं जाना है, तो ना यहाँ 2-3 में से कुछ आएगा ही नहीं। 1, 2, 3 स्किप, यहाँ पे 4, 5 या 5, 6 कुछ भी डाल दो, फिर डजंट मैटर। ठीक है, बात समझ में, आपको मिलेगा ही नहीं वो। IAS 1 के नीचे नहीं मिलता है, हाँ IAS 1 के नीचे नहीं मिलता है, IFS 2 के नीचे नहीं मिलता है, IPS 3 के नीचे नहीं मिलता है। तो ये जनरल सा ट्रेंड है ये। बात समझ में आ गया, AFP का बात समझ में आ गया। एक आइडियल लिस्ट है ना पूरी 23 की 23 की, मैं आज ही जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, एक आइडियल लिस्ट। आपको कुछ अगर डाउट आ रहा है तो कुछ मत सोचो, जो लिस्ट मैं बना के दे रहा हूँ ऐसी लिस्ट डाल देना, कुछ मत सोचना। ठीक है, 1, 2, 3 समझ में आ गया। देन comes a service which is known as the Indian Revenue Service Customs and Indian Revenue Service Income Tax। फिर ये आती है। अब यहाँ पे आपको 4 and 5 करना है। 1, 2, 3 हो गया, अब 4 and 5, मतलब मैं आपको 4th और 5th सर्विस बता रहा हूँ, वो समझ गए ना। फॉरेन पुलिस नहीं लेना तो उसको पीछे कर देंगे, इन दोनों को ऊपर कर देंगे, रेवेन्यू कस्टम्स, रेवेन्यू इनकम टैक्स। क्लियर। तो 1, 2, 3 सर्विस डन। 4, 5 का देख लेते हैं। कस्टम्स 4th, इनकम टैक्स 5th। ठीक है, पहले इनकम टैक्स को हम लोग ऊपर डलवाते थे, क्यों? क्योंकि उसमें फेसलेस नहीं था, तो पब्लिक इंटरेक्शन बहुत होता था। अभी पब्लिक इंटरेक्शन कम हो गया है, तो इनकम टैक्स को लोग जनरली अब 5th पे डालने लगे, 4th पे डालने लगे कस्टम्स को ऊपर डालने लगे इनकम टैक्स से। बट इफ यू आर समबडी जिसको ये बोलने में मजा आएगा कि हाँ मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, यू कैन पुट इनकम टैक्स ऑन द 4th। ठीक है, दिस इज अ बिट ऑफ अ पर्सनल थिंग, बट यार 4 और 5 आपका ये चलेगा। मेरी मानोगे तो कस्टम्स 4th कर दो, क्योंकि जीएसटी का वाइड स्कोप है ना, वो बहुत बढ़ते जा रहा है। एंड इनकम टैक्स को 5th कर दो, IRS कस्टम्स, IRS IT। बात समझ में आ गई। 10 इसके बाद एक सर्विस आती है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि ऑडिटिंग इज गेनिंग अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंस। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस विल कम आफ्टर द बोथ IRS। कुछ लोग आपको बोलेंगे इसको ऊपर करने के लिए, इसमें एक इशू होता है, इसमें EOL नहीं मिलती है। अब EOL क्या है, वो लीव क्या होती है, बेसिकली इतना समझ लो कि अगर एग्जाम निकल गया लेकिन प्रेफर्ड रैंक नहीं आई, प्रेफर्ड सर्विस नहीं आई, तो दोबारा एग्जाम दोगे। दोबारा एग्जाम देने के लिए EOL चाहिए होती है, लीव चाहिए होती है, वो लीव इसमें नहीं मिलती है IAAS में। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं रेवेन्यू वाली से नीचे रख पा रहा हूँ। क्लियर। तो 1, 2, 3, टॉप की 3, रेवेन्यू की 2 हो गई, 4, 5 और ऑडिट हो गई 6। टॉप की 6 सर्विस समझ में आ गई है। अब बढ़ते हैं इसके आगे। टॉप की 6 सर्विस के बाद देन द नेक्स्ट सर्विस दैट कम्स इन द नंबर इज द रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। अब रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में अब ये हो गया, टूट गया 3 हिस्सों में। तो इन तीनों को अब हम 7, 8, 9 पे भरेंगे। क्या हो गई? 7, 8, 9। 7, 8, 9 क्या होगा? टैप, TAP। सबसे टॉप पे ट्रैफिक, फिर अकाउंट, फिर पर्सनल। ट्रैफिक, अकाउंट, पर्सनल, टैप। अगर किसी को ये है कि सर मुझे ऐसी जॉब नहीं करनी है जिसमें मुझे पावर की दिक्कत नहीं है, पावर भले कम मिल जाए लेकिन शांति चाहिए जिंदगी में, वो क्या करेगा? वो अकाउंट्स को ट्रैफिक के ऊपर डाल देगा, वो ATP कर देगा। अगर किसी को ये नहीं सर पावर चाहिए, इतनी चाहिए, रुतबा दिखना चाहिए, तो टैप कर देगा। बात समझ में आ गई? 7, 8, 9 क्लियर हो गया। ये पर्सनल 9 पे रहेगा, तो 7, 8, 9 इज डन। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। बहुत लोग ये वाली 3 ये नई सर्विसेज नहीं बता रहे हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। तो 7, 8, 9 ये डन हो गया। ठीक है, देन वी मूव टू द सर्विस विच इज 10th। अब देखो मेरे हिसाब से 10th पे आपको डालनी चाहिए कॉर्पोरेट लॉ, द कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ये है, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आप डिफेंस स्टेट डालो। सबसे पहला इंटरव्यू जब मैंने दिया था मैंने भी डाली थी, लेकिन द डिफेंस स्टेट सर्विस इज समवॉट इन अ टर्मोइल। तो उसका जो फ्यूचर है वो कितना सर्टेन है कितना नहीं है, वो अभी थोड़ा सा इनडिसाइसिव सा हो रहा है। तो इसलिए हम उसको 1 नंबर नीचे डलवाने लगे हैं और हम कॉर्पोरेट लॉ को ऊपर डलवाने लगे हैं। ठीक है, नहीं तो कॉर्पोरेट लॉ के ऊपर आती थी डिफेंस स्टेट। आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, जो भी मिलेगी दोबारा पेपर तो देना ही है। ठीक है, पढ़ना सब में पड़ेगा। तो क्या हो गया? 3 सर्विस ये क्लियर, 4, 5 ये क्लियर,
30 ऑडिट अकाउंट क्लियर, 7 8 9 ये क्लियर, 10 पे कॉर्पोरेट लो क्लियर। देन नंबर 11 विल गो टू डिफेंस एस्टेट। ठीक है, आप चाहो तो 10 और 11 को इंटरचेंज कर लेना, मेरा ये मानना है कि 10 और 11 इस तरीके से आना चाहिए। देन द नंबर 12 विल गो टू, हाँ नंबर 12 पे जो सर्विस आप डाल सकते हो वो है आपकी ट्रेड सर्विस। ठीक है, नंबर 12 पे ट्रेड सर्विस, ये रही इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए। ठीक है, ये सर्विस आप डालोगे नंबर 12 पे, क्लियर। देन ऑन नंबर 13 द सर्विस दैट वी आर गोइंग टू पुट 13 एंड 14 पे इंफॉर्मेशन एंड पोस्टल, ये रही भाई बंधु आपस में बैठे हैं 13 एंड 14 इंफॉर्मेशन एंड पोस्टल। ठीक है, इसको 13 14 जैसे चाहो ऊपर नीचे कर दो, मेरी अगर मानना चाहते हो तो 13 पे डालना इंफॉर्मेशन, 14 पे डालना पोस्टल, 13 पे डालना इंफॉर्मेशन, 14 पे डालना पोस्टल। ठीक है, नहीं तो इंटरचेंज भी कर सकते हो। अब इनकी डिटेल वगैरह तो समझाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, इतना समझ लो कि ये दोनों सर्विसेज थोड़ी थोड़ी राइज पे हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ी ऊपर आ गई है। 13 14 ग्रुप ए की सर्विस है, दोनों सेम सेम से टाइप की सर्विस है, दोनों में इक्वल इक्वल टाइप का एक्सपोजर है। तो 13 14 पे आ गई आपकी इन्फॉर्मेशन एंड पोस्टल। एक काम करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक बार एक बेसिक भर देता हूँ, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमने 1 डाल दिया, ठीक है, मान लो किसी को पुलिस में डालना है तो उसने फिर यहाँ पे 2 डाल दिया, फॉरेन में नहीं जाना है ये मान रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर थर्ड पे जैसे ऐसे लोग क्या डालेंगे, थर्ड पे मान लो ऐसे लोगों ने कस्टम्स डाल दिया, फोर्थ पे ऐसे लोगों ने इनकम टैक्स डाल दिया, फिफ्थ पे आप यहाँ पे आके फॉरेन डाल दो क्योंकि मिलेगी नहीं। देन सिक्स पे आपने क्या डाल दिया, ऑडिट एंड अकाउंट डाल दिया। ठीक है, देन उसके बाद 7 8 9 विल गो टू द रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। तो 7 पे मान लो मुझे अगर पावर चाहिए तो ये आ गया, फिर लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस वाली जॉब आ गई अकाउंट की नंबर 8 पे, और फिर उसके बाद पर्सनल वाली जॉब आ गई नंबर 9 पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जाते हैं हम नंबर 10 और 11 पे। ठीक है, यहाँ तक देख लिया था हमने रेलवे मैनेजमेंट तक, अब जाते हैं नंबर 10 और 11 पे। तो 10 और 11 पे देखो जो सर्विसेज आएंगी वो सबसे पहले समझो यहाँ पे 2 सर्विस है, एक कॉर्पोरेट लॉ सर्विस और एक डिफेंस एस्टेट सर्विस। इन दोनों सर्विसेज को हम इंटरचेंज करवाते हैं, या तो आप इसी सीक्वेंस में डालो या तो इंटरचेंज कर दो। पहले मैं डिफेंस एस्टेट को ऊपर डलवाता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है रिसेंट ईयर में जो डिफेंस एस्टेट सर्विस है वो थोड़ी सी टर्मोइल में है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कैंट एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया, उस पर कुछ रेगुलेशन लगा रही है। तो अगर वो होता गया तो डिफेंस एस्टेट सर्विस की पावर और स्कोप कम होता जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले भरवाते हैं कॉर्पोरेट लो को। तो नो हो गया। अब आई होप ये दिख रहा है आपको, क्योंकि और जूम हो नहीं सकेगा। इसकी पीडीएफ आपको मैं वैसे भी दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हाँ 9 तक हो गया। देन 10th नंबर पे आ गई आपकी कॉर्पोरेट लो सर्विस। ठीक है, फिर उसके बाद 11th नंबर पे आ गई आपकी डिफेंस एस्टेट। 11th पे आ गई आपकी डिफेंस एस्टेट। ठीक है, अब आते हैं नंबर 12 और 13। अब 2 अकाउंट की सर्विसेज होती हैं, सिविल अकाउंट, डिफेंस अकाउंट। ठीक है, इसी सीक्वेंस में भरना है। 12 नंबर 12 सिविल अकाउंट, नंबर 13 डिफेंस अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नंबर 12 सिविल अकाउंट, नंबर 13 डिफेंस अकाउंट, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं नंबर 14 पे। देखो जो ये वाली सर्विस अभी बची हैं ये आ जाएंगे लास्ट में, अभी बची है हमारे पास ये वाली सर्विस। तो इसमें नंबर 14 पे आ जाएगी सबसे पहले आपकी क्या, ट्रेड सर्विस। ठीक है, नंबर 14 पे ट्रेड, फिर नंबर 15 पे क्या आ जाएगी, इंफॉर्मेशन, नंबर 16 पे आ जाएगी पोस्टल, नंबर 17 पे आ जाएगी पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, नंबर 18 पे आ जाएगी आपकी रेलवे प्रोटेक्शन। डन, समझ में आ गया। दिस इज हाउ 18 सर्विसेज ऑफ ग्रुप ए विल बी फिल्ड। अब ये बाद की क्यों भरवाई सर, क्या भरवाई सर, वो आराम से इंटरव्यू के टाइम पे समझाऊंगा। अभी के लिए आई डोंट थिंक दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। आई होप ये वाली बात क्लियर है। मैंने आपको रेलवे वाले तक समझा दी थी, उसके बाद डिफेंस स्टेट और कॉर्पोरेट लॉ का समझा दिया। सिविल अकाउंट और डिफेंस अकाउंट में आप अपने हिसाब से इंटरचेंज भी कर सकते हो चाहते हो तो, बट मेरे हिसाब से यही रखना चाहिए। ठीक है, सिविल अकाउंट पहले, डिफेंस अकाउंट बाद में। ये हो गई नंबर 13 तक। नंबर 14 पे आती है ट्रेड सर्विस, क्योंकि ट्रेड सर्विस प्रोवाइड्स गुड अपॉर्चुनिटीज। इसको थोड़ा नीचे क्यों रखते हैं, क्योंकि ये ग्रेड 3rd की है, बस इसलिए थोड़ा सा नीचे रखते हैं। अदर देन दैट इट्स अ गुड सर्विस। 18 फिर हाँ सॉरी ये हो गया ट्रेड सर्विस इज 14, फिर 15 16 17 है इंफॉर्मेशन पोस्टल एंड पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन। इसमें भी अगर आप चाहते हो तो कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड पोस्टल वन। दोनों का लगभग सेम से एक्सपोजर है, सेम सी पावर्स हैं, सेम सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो यू कैन चेंज दिस, अगर इफ यू वांट टू इंफॉर्मेशन पोस्टल को चेंज कर सकते हो, यू कैन मेक इट 15 16 ऊपर नीचे। ठीक है, 15 16 17 18 पे आ गई रेलवे की एक जो बची थी प्रोटेक्शन फोर्स। अब देखो लास्ट की 5 सर्विस बची है जो है सारी ग्रुप बी की सर्विस। इनमें मैं बता देता हूँ कैसे भरना होता है। सबसे पहले आएगा डैनिक्स विच विल बी नंबर 19, देन आएगा डैनिप्स विच विल बी नंबर 20, देन आएगा पॉन्टिक्स विच विल बी नंबर 21, देन पॉन्टिप्स 22 एंड देन आपका आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर 23। अब एक बात समझो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जिद होती है कि सर दिल्ली में रहना है, तो वो ये जो 2 सर्विसेज है आपकी,
डेनिक्स डैनिप्स इनको थोड़ा ऊपर भरते हैं, एंड दैट इज ओके। इससे क्या होता है कि आपको दिल्ली, और दिक्कत क्या है कि दिल्ली के साथ साथ और भी चीजें एसोसिएटेड है। तो जो लोग ऐसे जिनको ट्रैवल करने में मजा आता है, जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कैरियर ग्रोथ कितना है, वो लोग डेनिक्स डैनिप्स को ऊपर डाल सकते हैं। डेनिक्स और डैनिप्स क्योंकि ग्रुप बी की सर्विस है, इसलिए में कैरियर ग्रोथ ग्रुप ए की सर्विस के मुकाबले कंपैरेटिवली काफी स्लो होता है, कई सारे साल का डिफरेंस होता है, एक दो का नहीं। तो इसलिए मैं इनको नीचे डलवाता हूँ, ताकि एटलीस्ट कैरियर ग्रोथ के मामले में ये सर्विस आपकी चले। बट इफ समबडी दैट नहीं सर सिविल्स और पुलिस वाली ही जॉब चाहिए, तो वो लोग डेनिक्स डैनिप्स पॉन्डिक्स पॉन्डिप्स को कहीं ऊपर डाल सकते हैं, बट यू विल डू दैट एट योर ओन रिस्क एंड योर ओन रिसर्च। मेरे हिसाब से दिस इज द आइडियल सर्विस प्रेफरेंस दैट शुड बी फिल्ड इफ यू डोंट हैव टू गो टू फॉरेन। ठीक है, फॉरेन जाना है तो भैया इसको चेंज कर लेना, है ना, बस उसी हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सब कुछ रहेगा सेम। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज व्हाट इज द थिंग। इसकी जो पूरी आपको एक फोटो है स्कैन करके आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहां से भी आप देख सकते हैं। कुछ डाउट है तो अगेन यू कैन आस्क। ये वाले डाउट मत पूछना कि सर 11 पे ये क्यों, 12 पे वो क्यों, ये मत पूछना, बिकॉज दैट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे पूरी 23 सर्विसेज का पूरा आपको एकदम पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, विच विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना। एक एक सर्विस पे एक लेक्चर लिया जा सकता है, इतना बड़ा स्कोप होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वैसे भी प्रेफर्ड सर्विस के अलावा नहीं मिलता है तो दोबारा अटेंड देना ही होता है, तो ठीक है। तो वी विल सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है सर, तो वंस यू डू दिस यू अंडरस्टैंड कि यही सर्विस देते हैं जिनको आपको ज्वाइन करना है। मैंने मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सर्विस प्रेफरेंस भर ली। चलिए आगे देखते हैं। ये वापस से वही सब सिंपल सी चीजें हैं। जैसे आपने सर्विस प्रेफरेंस भरी तो आपसे एक सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो यूपीएससी में सिर्फ डेटा के लिए जाता है, सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए जाता है। तो यहाँ पे आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। झूठ तो कहीं नहीं बोलना चाहिए, बट यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं बोलना है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, ये नहीं जाता है। एक बार किसी टीचर ने ऐसे बोल दिया था कि नहीं ये जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। जस्ट इन द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट इज यूज फॉर रिसर्च पर्पज ओनली। ये सच है, हकीकत है, मानो बात को। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं, आपका प्लेस ऑफ बर्थ अर्बन था कि रूरल था कि विलेज था कि क्या था, ये सब चीजें भरते जाना है ना। आउट ऑफ इंडिया पैदा हुए थे क्या, मैं फटाफट भरते जाता हूँ, है ना। प्लेस ऑफ बर्थ जैसे मान लो किसी का, जैसे मान लो मेरा एक विलेज में है, फिर उसके बाद ये मतलब देख भी लेना कि आपका विलेज है कि तहसील है, पर पता नहीं होता हमें, या टाउन है। फिर उसके बाद आपका स्कूल एजुकेशन कहाँ हुआ, मान लो मेरे टाउन से हुआ। फिर आपने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, ट्वेल्थ के बाद आप जनरली कहाँ रहे, तो जैसे मान लो मैं दिल्ली के आसपास रहा हूँ तो आई कैन पुट मेट्रोपोलिस। फिर उसके बाद आपके फादर जो हैं वो पिछले 15 साल तक, आपके फादर साहब कहाँ रह रहे हैं, तो जैसे मान लो मेरे विलेज में रह रहे हैं। फिर उसके बाद आप किस, अपने आप को किस बैकग्राउंड का बोलते हैं, तो जैसे मैं तो रूरल बैकग्राउंड का ही हूँ, तो रूरल बोलूंगा। अगेन दिस डज नॉट मैटर, आप अपनी समझ के हिसाब से इसको भरें। ठीक है, फिर उसके बाद आपने स्कूल लेवल किस में किया है, तो जैसे मैंने तो इंग्लिश में किया था। फिर अगेन कॉलेज लेवल इंग्लिश में किया था। फिर अगेन कैसा इंस्टीट्यूशन था, तो मेरा तो एक जैसे मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ तो मेरा वो था मिशनरी स्कूल। फिर उसके बाद किस तरीके का इंस्टीट्यूशन आपने अटेंड किया, तो जैसे मैंने गवर्नमेंट कॉलेज अटेंड किया था, ठीक है, तो वो मैंने भर दिया। ग्रेजुएट की डिग्री में क्या डिसिप्लिन था, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप आपका डिसिप्लिन, तो जैसे मेरा साइंस था। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री में आपने क्या किया, तो यहाँ पे अगेन देख सकते हो, है ना, तो सब अपना अपना भर सकते हैं। फिर उसके बाद एमफिल पीएचडी अगर कोई कर रहा है तो, है ना, देखो ये सब पे स्टार मार्क नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो नीचे वाला अगर आपका नहीं किया आपने तो। देन प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका, तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो सीधा अनएम्प्लॉयड डाल दो, अगर स्टूडेंट हो तो सीधा स्टूडेंट डाल दो, स्टूडेंट ही हम लोग तो। पर स्टूडेंट जनरली वो लोग माने जाते हैं जो किसी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में होता है, बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, है ना, गलत डेटा भेज देते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट नहीं, हम लोग अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, क्लियर? इस बात को याद रखना। ओके, देन अगर यहाँ पे भरोगे एम्प्लॉयमेंट तो नीचे पूछ लेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह। हैव यू एवर बीन सिलेक्टेड फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, नो, ये पूछ रहा है पूरा, है ना, मतलब फाइनल रिकमेंडेशन। अगर अगर होते हो तो सर्विस वगैरह कौन सी मिली थी वो सब पूछेगा। देन कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है कि जो आपने क्लियर किया है, तो कितनी बार क्लियर किया है, एक क्लियर किया और कितनी बार क्लियर किया है, ऐसे पूछ रहा है ना, हलवा ही बैठ रहा है। सो इसको आप अपने हिसाब से भरना। ये अगेन एसेंस नहीं है, इस पे तो मैंडेटरी नहीं है। आप क्यों सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना। तो जैसे अगर मेरे से पूछोगे तो सबसे पहला है डाइवर्सिटी एंड चैलेंज, जो इस सर्विस में बहुत मिलता है, स्पेशली आईएएस आईपीएस आईएफएस वगैरह में। फिर उसके बाद और क्या है, तो बेटर सर्विस कंडीशन, प्रेस्टीज, पावर, ये किसी का कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मेरा दूसरा रीजन है पब्लिक सर्विस, यूटिलिटी टू सोसाइटी। आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो पब्लिक के लिए, ये दो मेरे रीजन है, आप अपने रीजन इसमें से देख के भर सकते हैं। देन फादर का कुछ भी, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फादर मदर का, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और आपको सिविल सर्विसेज के बारे में कहाँ से पता चला, तो यूपीएससी की वेबसाइट से डाल सकते हो, दोस्तों से, टीचर से, डजेंट मैटर, है ना, ये फालतू रैंडम है। फिर प्रीलिम्स कितनी बार दिया, नहीं सॉरी प्रीलिम्स में कोचिंग ली थी क्या, तो
देख लो वीडियो तो ली थी, ठीक है, सच बोलना है ना, बोल सकते हो, आप बाद में बता भी सकते हो कहाँ से ली थी, ठीक है, गॉट इट। तो इंटरव्यू की तरह तो मैं करवाऊंगा ही, तो हाँ तो डेफिनेटली बोल देना है। फिर उसके बाद कितने अटैम्प्ट दिए है ना, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इन द प्रीलिम्स, जो भी आपके नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे भर सकते हो। कितनी बार क्लियर हुआ प्रीलिम्स वो भी भर सकते हो, है ना। सिविल सर्विसेज मेंस का एग्जाम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार, है ना, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट वन। ये देखो अभी भी चेंज नहीं किया इन्होंने, इनको लग रहा है मेंस के बाद ही भर रहे हैं, ये मेंस के बाद वाले चिपका दिया यहाँ पे, मेंस किससे पहले भर रहे हैं देख ही नहीं रहे हैं, उनको फोन करके बोलो यार। नंबर ऑफ टाइम्स अपियर्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन, मान लो आप एक बार आपने कभी मेंस दिया है, कितनी बार मेंस क्लियर किया, मान लो एक बार क्लियर किया, ऐसे करके अपना डेटा भरो बेसिक सा, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप पीछे सिलेक्ट करके आए थे, इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं करने देगा, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट इससे पहले अगर कभी दिया था तो कौन सा था, तो जो भी आपका था वो भर सकते हो, सेम था तो सेम भर सकते हो। फिर वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट वॉज डिफरेंट देन योर ग्रेजुएशन और सेम, तो अगर डिफरेंट भरोगे तो पूछेगा कि क्यों डिफरेंट था, तो यहाँ पे बता दो कि भाई मेरा तो जो ऑप्शनल था वो यहाँ पे था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि हाई स्कोरिंग था, जनरल इंटरेस्ट मेरा इस चीज में था, जो भी आपका रीजन है आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। ये लास्ट है, इसमें कुछ एस्टेरिस्क नहीं है, लेकिन मान लो आप गवर्नमेंट को, आप यूपीएससी को कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हो, है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा लिखता था कि भैया वो जो प्रीलिम्स की है वो रिलीज कर दो थोड़ा जल्दी, है ना, तो आप चाहो तो आप दे सकते हो यहाँ पे रिकमेंडेशन, नहीं चाहो तो उसको ब्लैंक छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड देन यू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू एंड यू मूव फर्दर, ठीक है सर। यहाँ पे आप जब आओगे तो दिस इज लगभग द फाइनल। एज सुन एज यू क्लिक ऑन प्रीव्यू एप्लीकेशन, आपको आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिख जाएगा, कुछ उसको ध्यान से देखिए, कुछ गलती हुई है तो चेंज कर लीजिए। उसके बाद आप क्लिक करोगे यहाँ पे कि मैंने प्रीव्यू देख लिया है, हाँ जी देख लिया है, यस पे क्लिक करोगे और पार्ट 3 फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे। एज यू क्लिक ऑन पार्ट 3 फाइनल सबमिट, योर पार्ट 3 लेडीज एंड जेंटलमैन would be submitted and you will be able to then go to the last part which is the part 4। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस पेमेंट एंड एग्जाम सेंटर है, तो ये जब पार्ट 3 भरोगे तो ही पार्ट 4 पे जाते हैं। फिर ये बात समझ में आ रही है, तो ये सिंपल सा आपका लास्ट पार्ट 4, तो उसमें कुछ नहीं है, बस पेमेंट और एग्जाम सेंटर है। और तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम सेंटर है वो आप लास्ट में चूज करोगे। प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक आप ये पार्ट 4 को खत्म नहीं कर लेते हो तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तो प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑल्सो मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होते हैं, तो अगर जबरदस्ती के डाउट्स अपने दिमाग में नहीं लाने हैं, ठीक है, एक बार ढंग से फॉर्म भर लिया, ढंग से समझ लिया, 1-2 दिन ले लो, ऐसे नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टेक 2 days मोर, 3 days मोर, नहीं खत्म होते हैं सेंटर, और हो भी जाएगा तो कहीं और मिल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सेंटर मिलेगा नहीं, कोई ना कोई सेंटर तो मिल ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। पहला नहीं मिलेगा दूसरा मिल जाएगा, है ना, दिल्ली में मिलेगा दिल्ली के पास वाला मिल जाएगा, तो डोंट वरी टू मच अबाउट इट। समझ में आ जाए फॉर्म उसके बाद सबमिट कर देना, वेट मत करना कि नहीं अरे कुछ और 4 डाउट पूछ लेता है, ठीक है। सो दिस इज लेडीज एंड जेंटलमैन डियर स्टूडेंट्स द एंटायर 4 part जर्नी where you have to fill your form। अब कुछ बेसिक से डाउट हमारे सामने ऑलरेडी आ गए हैं, तो उनको मैं फटाफट बता देता हूँ। एक है कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं सर, तो फाइनल सेमेस्टर में है तो क्या करें, एड्रेस्ड। सेक्शन 7 में क्या भरें सर, मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका पूरा एक लिंक है, कैसे ड्राफ्ट भरते हैं पूरा समझाया है मैंने, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर। और वहाँ पे भी नहीं चाहिए, नया लेक्चर चाहिए तो वो भी बता सकते हो, वो भी लेके आ जाऊँगा, ठीक है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी इन पेरेंटल इन्फॉर्मेशन सेक्शन एड्रेस ऑफ बोथ पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड, अगर किसी ने अपने एक पेरेंट को खो दिया है तो वो क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एंड सेकंड आप वहाँ पे नॉट अवेलेबल भर दीजिए, एन में लिख दीजिए, बस उतना ही इनफ है। देन फिर पूछा है कि आफ्टर यूजिंग अपडेट OTR फीचर which is allowed only once there is still an error in the form, what should the student do, you can't do anything। इसलिए बोल रहा था कि मत करो जल्दबाजी, सुनते ही नहीं हो बात, दूसरा OTR बनाना पड़ेगा, तो मेक एन एंटायरली सेपरेट OTR, तो मत करो, गलतियां मत करो, इतनी क्या जल्दबाजी हो रही है फॉर्म भरने की, आराम से भर लो थोड़ा सा। देन द नेक्स्ट इज कि नेम स्पेलिंग रॉन्ग कर दिए, सर्टिफिकेट में पेरेंट का नेम आधार में कुछ और है, दूसरी जगह पे कुछ और है, तो क्या इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कुछ नहीं होता है। यूपीएससी आपसे इंटरव्यू के दौरान एक एफिडेविट सबमिट करा लेगा, हमारे सामने सर बैठे हैं वो भी सबमिट करके आएंगे एफिडेविट, तो ठीक है, दैट इज ओके, है ना, उसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग सर्टिफिकेट, ये पता नहीं क्या पूछा है। के बाद रॉन्ग ऑप्शन फिल्ड इन द फॉर्म, कैसे कर सकता है कोई बच्चे, सोच के बताओ मुझे कैसे, मतलब वो 2 बार पूछता है, मत करो यार ऐसे, कुछ नहीं है, नहीं चेंज होगा वो, अगर फाइनल हो गया और एडिटेबल नहीं हो रहा है तो हाँ एक काम हो सकता है, एक काम हो सकता है कि जो 1 वीक की विंडो मिलेगी वो उसमें शायद एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वो OTR में नहीं था,
तो ऐसा हो सकता है कि मिले विंडो 1 वीक बाद वाली, नहीं तो नया नया OTR ऑलरेडी बना लो, वैसे ठीक है, उसको चेंज करने का शायद मौका मिलेगा। वो नोटिफिकेशन पे दे भी रखा था मैंने आपको, सॉल्व करके बताया भी था। मैंने अभी पढ़ के आपको इससे पहले बताया भी था, मैं सुबह बोल गया, उसका था नहीं, आप लोगों के लिए तो अभी है, तो 2 पार्ट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो दैट यू प्रोबेबली विल गेट टू एडिट। बट अगर एक नया OTR नए नंबर नई ईमेल आईडी से बन रहा है तो प्लीज़ वो बना लो, एक और ढंग से बन रहा है फॉर्म, ये सब मत करो, इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हो, तो शिद्दत से भर सकते हो ना थोड़ा सा। ये वो रोडी देखा है किसी ने, रोडी में ऐसे बोलता है, अगर ऐसे फॉर्म को थोड़ा ऐसे लापरवाही से भर के आओ तो क्या रोडी बनेगा, ऐसे ये तो फॉर्म भी ढंग से नहीं भर के आ रहा है, ऐसे करके बोलता है। तो या सिमिलर थिंग है ना, फॉर्म को थोड़ा ध्यान से भरना है। आई होप द डाउट्स आर ऑल क्लियर। मैं लास्ट की 2 बार दोबारा एडमिट कर देता हूँ, एक गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, कुछ बहुत ही पर्सनलाइज डाउट है तो गूगल फॉर्म में दे दो हमें, ठीक है, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। कल आपको मेल पे रिप्लाई मिल जाएगा, या तो हम एड्रेस कर देंगे या तो हमने एड्रेस कर दिया होगा, आपको दोबारा सुनना पड़ेगा। दैट इज वन थिंग। सेकंड, सर्विस प्रेफरेंस टाइप की चीजें क्या, सिर्फ फाइनली प्लेस बता दो, वो हॉबीज में क्या भरना है, उसके बेसिक लेक्चर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेलीग्राम चैनल, गो वॉच एंड लर्न। ठीक है, आई गेस वी आर डन। काफी लंबा लेक्चर हो गया, मेरी बात सिंपल से सुनो यार, देखो फॉर्म आ गया, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पे अटेंशन टू नॉट जस्ट द फॉर्म बट टू स्टडीज एज वेल। सीट्स थोड़ी कम हुई हैं, डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझना बहुत जरूरी है। सीट्स हैव रिड्यूस्ड थोड़ी सी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो मेहनत करो। किसी से पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, डजेंट मैटर। दुनिया में कोई क्या पढ़ा रहा है, कोई क्या नहीं पढ़ा रहा है, कौन क्या कोर्स लेके आ रहा है, ये सब मैटर नहीं करता। एक ही चीज मैटर करती है, वो आपका कैरियर। अपने कैरियर को टॉप प्रायोरिटी रखनी है अगले 120 दिन। 24-25 तारीख आज हो गई है, 24-25 तारीख के आसपास प्रीलिम्स है आपका। यू हैव 120 डेज, these 120 days are the most crucial for you. You have to put 1000 hours in prelims. आपको करनी ही है वो मेहनत। कंपटीशन इज हाई, अ लॉट ऑफ पीपल विल गिव प्रीलिम्स। बहुत बच्चे जिनका इंटरव्यू खत्म हो रहा है वो दोबारा प्रीलिम्स की तैयारी में लग रहे हैं। मीन्स जिनका नहीं हुआ वो भी प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएंगे। बहुत बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर ड्रॉप किया था वो सब प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, प्रीलिम्स इज इंपॉर्टेंट, प्लीज गिव यूर अटेंशन टू इट। बाकी सारी दुनिया आती जाती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा, किसी का कुछ रुक नहीं रहा है, आपका कैरियर इंपॉर्टेंट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड प्लीज 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 पे। Alright, thank you so much for bearing with me for such long time, and I'll be signing off now. Thank you so much. And if there are any doubts, make another video. बाकी चीजों पे टेलीग्राम चैनल है। Thank you. Take care. This is Satyam Jain signing off. Till we meet next time. जय हिंद।